and Bhatia Global Hospital, in its endeavor to spread medical information on COVID tsunami, has been conducting a series of medical webinars on weekly basis. Our first week webinar was with Dr. Parveen Bhatia, a renowned laparoscopic surgeon, on COVID tsunami and FAQs. Our last week webinar was with a renowned diabetologist, Dr. Patro. And this week we have Dr. Matthew Varghese with us. As you all know, we all know that the COVID pandemic has turned our life topsy-turvy. The stress on the medical workers is overwhelming. हम हर जगह देख रहे हैं कि ये महामारी जीवन में कितना नुकसान दे रही है. And every day we are listening about the different treatment approaches. The virus has variants and there are various lines of approaches which we are seeing, which are changing. और इन ट्रीटमेंट लाइंस में बहुत से बदलाव हो रहे हैं. इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे बीच में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम. We have with us this evening Dr. Parveen Bhatia, renowned laparoscopic, bariatric, and a robotic surgeon at Bhatia Global Hospital. He is the founding chairman and senior consultant at Institute of Minimal Access Surgery, Sir Gangaram Hospital, New Delhi. Welcome, sir. And our chief guest this evening is Dr. Matthew Varghese, who is head of orthopedics at St. Stephen Hospital, Delhi. Friends, Dr. Matthew is popularly known as in the world as the polio warrior. And in this pandemic, recently he has launched a video on managing COVID through timelines, which has garnered about 24 lakh views. I must admit, sir, it is a ray of hope in this unprecedented times to see this kind of a video. I would now like to request Dr. Parveen Bhatia to take over this forum and welcome Dr. Matthew Varghese. Thank you, Dr. Supriya Anand. Thank you, Mr. Vikas Anand. मुझे लगता है कि जैसे हमने पहले डिसाइड किया था एंड मैंने डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस से भी पूछा, तो हमारा कंफर्ट लेवल तभी होगा जब ये मैसेज हर एक को क्लियर कट जा पाएगा. इसके लिए मैं थैंक यू करता हूं सेफ्ट्री इंश्योरेंस कंपनी को, जो ये वेबिनार के बारे में सोच भी रहे हैं और ये हर हफ्ते एक वेबिनार करते हैं. इस समय जो हम सब फेस कर रहे हैं, कोविड सिचुएशन, कोविड के बाद वेंटिलेशन, आईसीयू एडमिशंस, डेथ्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस. मैं सिंपल डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं बोलना शुरू करूंगा, आपकी इंट्रोडक्शन देना शुरू करूंगा तो मुझे लगता है 2-3 दिन लगातार मैं बोलता चला जाऊंगा. मगर इसके लिए मैंने बहुत कम शब्दों में आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए सोचा है कि यू वर द पर्सन हु वर टीचिंग अस ऑर्थोपेडिक्स इन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज वे बैक इन 82-83. मगर उस समय भी मुझे जो सबसे मुझे या मेरे बैच के सब लोगों को जो पसंद आता था आपके बारे में कि आपकी ऑर्थोपेडिक सर्जरी में तो मास्टरी थी ही थी, बट यू वर एन एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग. और मुझे याद है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी को इंट्रोड्यूस जो मुझे कराया था वो आपने, डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस, आपने ही कराया था. और उसके बाद इतने सालों में जब आपने पोलियो के ऊपर इतना काम किया और बिल गेट्स ने अपने 2018 जनवरी में आपके बारे में लिखा कि ही इज माय रियल लाइफ हीरो, और जब ये उन्होंने अपने ब्लॉग में भी लिखा एंड ही हैड सिलेक्टेड ओनली 5 पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसमें सिर्फ एक एशियन था और उसमें सिर्फ एक डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस थे. जब मिलिंडा गेट्स की टीम ने आपके स्टीफेंस हॉस्पिटल में आपका काम देखा तो वो हैरान हो गए कि एक सर्जन और अपनी टीम के साथ इतना पोलियो इरेडिकेशन के लिए पैशनेट होके काम कर सकता है. आई थिंक दैट वाज द अल्टीमेट. और मुझे याद है जब बिल गेट्स ने आपके बारे में मेंशन किया, किसी और ने आपको बताया कि हाँ ये तो आपके बारे में लिखा है उन्होंने अपने ब्लॉग के ऊपर, और किसी जर्नलिस्ट ने जब आपसे आके पूछा
कि डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस, आपको बिल गेट्स ने रियल लाइफ हीरो के नाम से पुकारा है और उन्होंने सिर्फ 5 लोगों को पुकारा है, 5 लोगों का नाम लिया है, तो आपकी प्रैक्टिस में कितना फर्क पड़ेगा? एंड आपका आंसर इतना हम्बल था, इतना ह्यूमिलिटी वाला था कि मेरी प्रैक्टिस में क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो वही जो ऑर्थोपेडिक्स का स्पेशलिस्ट हूं, जो मैं पोलियो वार्ड को खाली कर देना चाहता हूं। मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रीम यही है कि मेरे पास पोलियो के ऑपरेशन आए ही ना, इतने सारे पेशेंट ठीक हो जाएं, वर्ल्ड ओवर ठीक हो जाएं कि हमें पोलियो का ऑपरेशन ही ना करना पड़े। मुझे लगता है कि जब मैंने ये सुना था बहुत साल पहले 2018 में, तब से मेरा और ज्यादा आपके ऊपर ह्यूमेन पार्ट ऑफ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हो गया। अब पिछले दिनों में, जैसे डॉक्टर सुप्रिया ने बताया, जब मैंने पहले दिन आपकी ये वीडियो सुनी और इतने ध्यान से 19 मिनट की वीडियो सुनी जिसमें आपने इतनी बेसिक टाइम लाइन्स के बारे में बोला, कोविड इन्फेक्शन के बारे में बोला, तो लगा कि दिस इज द बेसिक्स व्हिच वी वांट टू कन्वे। और 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद मुझे आज मालूम पड़ता है कि 24 लाख व्यूज आपकी उस वायरल वीडियोस के हो चुके हैं। एनडीटीवी, सीएनबीसी एंड सो मेनी इंटरव्यूज हो चुके हैं। इसलिए मैं आज आपसे दोबारा से थैंक यू करता हूं कि आपने हमारे को अपना ह्यूमेन एस्पेक्ट दिखाया। और आप, मुझे अभी भी याद है, आप जब मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में थे और जब बाद में भी, यू हैव नेवर वर्कड फॉर रिवार्ड्स। योर सेटिस्फेक्शन इज दैट मेरे पेशेंट्स ठीक होने चाहिए और मुझे पेशेंट्स के लिए सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। और इस पूरी दौरान कई लोगों ने मुझसे भी पूछा कि आप हो सर्जन, रोबोटिक सर्जन, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो आप क्या कोविड को मैनेज करते हो? तो मुझे लगा कि नहीं, उसका आंसर मैंने अपने ही दोस्तों को, अपने ही फ्रेंड्स को ये दिया, being a orthopedic surgeon, being a laparoscopic surgeon, being a robotic surgeon does not prevent you to become a good human being. और मैं आज भी दोबारा से कहता हूं कि डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस को एज ए ह्यूमन बीइंग, आई कैन सी द पैशन व्हिच ही हैज for treating the polio patients, for treating the trauma patients, for treating the reconstructive surgery in orthopedics. So thank you very much for joining us. मेरी रिक्वेस्ट ये है डॉक्टर मैथ्यू, दोनों में, इंग्लिश और हिंदी में, हमारे कुछ जो इस पूरे फोरम के जो ऑडियंस है उनको आप बताएंगे जो आपने अभी रिसेंटली प्रेजेंट किया अबाउट द टाइमलाइंस, और कितना क्राइसिस आप इन जनरल डायरेक्टर जब थे स्टीफंस हॉस्पिटल के उसमें, और अब में लाइफ में कितना कुछ देख रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ बोलेंगे। फिर उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, और सुप्रिया जो चैट में, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी हमारे इस समय श्रोता हैं वो अपने चैट में क्वेश्चन भेजेंगे, सो दैट सुप्रिया आपसे और हमसे क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगी। डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस, प्लीज, विद फोल्डेड हैंड्स वी वेलकम यू टू दिस फोरम ऑफ सेफ ट्री। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एम्बैरेसिंगली फ्लैटरिंग introduction. No. It is really flattering. Thank you so much. One doesn't like to hear one's praise in front, but you've done it anyway. Thank you for that. It was coming from within. Thank you for that. A lot of people ask me this question, जो आपने अभी दोहराया, कि ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है या पब्लिक हेल्थ वाला या फिजिशियन है, क्या है ये? आप इसमें कहां से आ गए? केवल जिज्ञासा, केवल क्यूरियोसिटी। और ये मैं कई फोरम में बता चुका हूँ, इतनी पिछले 5-6 दिनों में पता नहीं कितने इंटरव्यू कर चुका हूँ, सब में यही बताता हूँ कि नवंबर 2019 में when the article came out in नेचर एक जर्नल है, हर हफ्ते निकलती है, साइंस का टॉप मोस्ट पीयर रिव्यूड जर्नल है, जिसमें मेडिकल सर्कल्स में इम्पैक्ट फैक्टर बोलते हैं। तो अगर आपका 6-7 हो तो समझते हैं कि आप टॉप के जर्नल हैं। नहीं, इसका इम्पैक्ट फैक्टर अंदाजा नहीं लगा सकते। 38 है, 38 इज इम्पैक्ट फैक्टर, यानी कि अगर वहां एक आर्टिकल छप जाए तो पता नहीं कितने जर्नल्स में कोट करे जाते हैं, क्योंकि इट इज दैट टॉप। वो मैं पढ़ता हूँ रेगुलरली,
और उसमें एक आर्टिकल आया, न्यू वायरस रिपोर्टेड इन वुहान चाइना। थोड़ी सी जिज्ञासा हुई, देखा न्यू वायरस, ओके, डिटेल्स कुछ खास नहीं थी, इट वाज अ ब्रीफ रिपोर्ट। दिसंबर का महीना आया, 2 हफ्ते निकल गए थे। पैनिक इन वुहान विद large number of healthcare workers affected and patients affected in the emergency room. Again, scare हो गया कि क्या करें, ये तो मुश्किल हो गया। And I am thinking, my God, निपा वायरस था हमारे यहाँ इन केरला, वैसे ही कुछ न्यू वायरस है, पता नहीं शायद थम जाएगा। लेकिन केसेस बढ़ते चले गए और दिसंबर का दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, पोस्ट क्रिसमस दिसंबर 29 का जो नेचर का जो आया, उसमें ये आया कि दे हैव आइडेंटिफाइड द वायरस एंड दे आर लुकिंग एट इट, एरोसोल ट्रांसमिशन शायद पक्का नहीं है, तो वो जो है मास्क वास्क पहन के सारे प्रोटेक्टिव पीपीई करके कर रहे थे। लेकिन काफी सारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैव बीन अफेक्टेड और ये पता चला कि वहां के मार्केट से, एनिमल मार्केट से उनका जो है शायद उनका स्प्रेड हुआ है, और ये भी आया कि शायद ये जो है बैट से आया है। इन थ्योरीज चल रही थी। By January 9th, there was a report that they have more details on the virus. By second week of January, they had the genome of the virus. And as I am reading this, fascinating to see that within 2 months, 2.5 months, they knew the genome sequence of a virus which is completely new. And they had put it up on the public domain. Genome sequence, जो देखना चाहे देख सकता है, जो उसको उसके ऊपर कुछ रिसर्च करना चाहे कर सकता है, genome sequence है आपके पास public domain में. That was fascinating. And then we started having cases in India. पहले तो कुछ केरला में आया, कुछ इधर राजस्थान में आया, इटालियन टूरिस्ट में आया, फिर पता चला कि इटली में पहुंच गए केसेस. So the number of cases were increasing in different parts of the world. And I kept following that. March 11th, World Health Organization declared it as a pandemic. And that was a scary thing. Pandemic means simultaneously occurring in multiple continents. Simultaneously, different continents, different countries. But this pandemic declared March 11th, by March 22nd, we had a national lockdown declared. Wow, lockdown, सन्नाटा छा गया. सड़कें जहां मोटर गाड़ियों का तानाशाही चलता था, अब कुत्ते और कौवे होते थे. मैं निकला, मेरे एक रेस्पेक्टेड टीचर डॉक्टर तुली की वाइफ की डेथ हुई थी, तो हम लोग गए थे और जस्ट within 2 or 3 days of that we had gone to the funeral. सड़कें बिल्कुल खाली थी और जो थोड़े बहुत गलियों की सड़कें थे, कुत्ते और कौवे थे. मुझे लगा कि ये जो है, ये एक मिलियनियम में एक बार ही होता है, तो मुझे शायद मैं भूल जाऊंगा कल को, तो एक डायरी लिखना शुरू करता हूँ. और आई स्टार्टेड कीपिंग अ डायरी, और हर रोज जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगता था वो नोट करता था और लिखता चला. जो आर्टिकल मेरे को नेचर में इंटरेस्टिंग लगा उसके बारे में लिखा, जो अखबार में कुछ है उसके बारे में लिखा, जो एक एक चीजें जो डेवलपमेंट मेरे को इंटरेस्टिंग लगी मैं लिखता चला. और आज ये 5वीं डायरी भी खत्म होने वाली है, लिखता ही चला गया हूँ. बीच में थोड़े दिन छोड़ दिया था जब केसेस बहुत कम हो गए, लेकिन फिर वापस शुरू कर दिया मैंने, नया सर्ज आया. तो दिस इज व्हाट गॉट मी इनटू दिस. एंड जो मेरे जानकारी में पेशेंट्स के बारे में मेरे को खबर लगी, मैं फोन पे उनके रिश्तेदारों से बात करता और मैं रिकॉर्ड करते जाता था किस दिन उनको क्या सिम्टम हुए. क्योंकि मैंने एक आर्टिकल वुहान से पढ़ा था कि वुहान वाले आर्टिकल में दे हैड डिस्क्राइब्ड किस दिन किस पेशेंट को किस सिम्टम हुआ, कितने % में खांसी हुई, कितने % में बदन में दर्द हुआ, कितने % में दस्त लगे, कितने % में जो है बुखार आया. So details of symptoms chronologically and in terms of numbers were described in that article. That was interesting. I thought Chinese उन्होंने describe कर दिया, पता नहीं हमारे यहाँ कैसे होगा. तो जो पेशेंट्स मेरे संपर्क में मैं लिखता चला गया, कौन से दिन उसको क्या हो रहा है. फिर पता चला कि एनोस्मिया हो रहा है.
एनोस्मिया मीन्स लॉस ऑफ स्मेल। और फिर पता लगा एज्यूसिया हो रहा है। एज्यूसिया इज लैक ऑफ टेस्ट। तो जो जायका है वो खत्म हो गया, जो खुशबू की शक्ति है वो खत्म हो गई। फैसिनेटिंग वायरस। तो आई एम गेटिंग मोर इंटरेस्टेड इन द वायरस नाउ। ये क्या है? बुखार भी करती है, खांसी भी करती है, जुकाम भी करती है, और साथ में जायका भी खत्म कर देती है, और आपकी जो है खुशबू की शक्ति भी खत्म कर देती है, और बदन में दर्द भी करती है। मतलब इट इज इंटरेस्टिंग, सो आई केप्ट नोटिंग। And within about 4 or 5 months of recordings, I realized there is a pattern. और वो पैटर्न मेरे को लगा कि ये तो 5वें 6ठे दिन इनको दिक्कत ये हो रही है, तकलीफ बढ़ रही है, वो अस्पताल पहुंच रहे हैं, वो भर्ती हो जाते हैं, और 5 6 10वें दिन में उनको जो है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। 12वें 13वें दिन 14वें दिन पता चलता है कि जिनको वेंटिलेटर पे जाना वेंटिलेटर पे जाते हैं। तो ये पैटर्न जो है एक समय सारणी के साथ, टाइम टेबल के साथ चलती रही, और केस आफ्टर केस आता रहा। और मैं हमेशा जानकारी के लिए, पता करने के लिए, क्योंकि कंफ्यूजन था उस वक्त, वेदर इट इज एरोसोल और फोमाइट्स और व्हाट इज इट दैट इज contributing to spread the virus. So therefore I try to ask the patients, तुमको किस दिन कहाँ गए थे? तुम कहीं गए थे? तुम लॉकडाउन में तुम कहाँ गए थे? लेकिन नहीं, हम कहीं नहीं गए थे। मैंने कहा किसी पार्टी में गए थे, गेट टुगेदर। साहब वो ऐसा था कि वो हमारा जो ना भतीजे का जन्मदिन था, उसमें गया था। हम फैमिली वाले ही थे, और कोई था ही नहीं। ओनली फैमिली वाज देयर, नोबडी एल्स वाज देयर। सो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड आई काउंट डाउन, आई फाउंड आउट 5 to 6 days is the usual incubation period from exposure to the first symptom. फिर मैंने लिटरेचर में देखा कि क्या इंक्यूबेशन पीरियड है। देखा कि 3 to 14 days। मैंने कहा 3 to 14 days बहुत वाइड है। एक इंक्यूबेशन पीरियड एक वायरस का 3 दिन से 14 दिन कैसे हो सकता है? इतना वेरिएशन नहीं हो सकता बायोलॉजिकली, क्योंकि अगर वायरस अगर आपके शरीर में प्रवेश करता है और मल्टीप्लाई करने लगता है, तो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 34, 64 का 128, 160 ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो वो प्रोग्रेशन, अगर वायरल लोड 500 है, तो 500 का 1000, 1000 का 2000, 2000 ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। वायरल लोड से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बट एक ड्रॉपलेट में, एक कण में कितने वायरसेस आएंगे, उसके हिसाब से बहुत अधिक फर्क नहीं होना चाहिए। फिर मैं और आर्टिकल्स पढ़ा कि देखें कि एक्चुअली कितना कितना लोग कैसे कह रहे हैं कि ये इतना है। फिर पता चला कि ये 314 जो है ना, उन्हें एक्स्ट्रापोलेट करके बोला था। वो उन्होंने एक्चुअल कैलकुलेशन तो नहीं बोला था। They had extrapolated it from SARS-2 virus. SARS-2 virus had a variable incubation period varying from 3 to 14 days. They had not done it on physical studies. Then I read an article coming from Wuhan. This came somewhere in July, where they said they found that the average incubation period is 5 days. 5 days. Oh, now that fitted with what I was seeing. मैं भी 5 दिन देख रहा था, वो भी 5 दिन देख। मेरे को तसल्ली होगी कि मेरा जो है, जो सिंपल नोटबुक जर्नल वाला जो है, ठीक चल रहा है, मेरा रिकॉर्डिंग ठीक है। आई एम ऑन द राइट पाथ। जो मैं देख रहा हूँ वो भी देख रहे हैं। तो और मेरी उत्सुकता हुई कि मैं इसको और ध्यान से देखूं। तो मैं सीक्वेंसेस उनके सिम्टम का देखता रह गया। किस वक्त उनको प्रॉब्लम हो रही है, जो अस्पताल में भर्ती हो गए किस वक्त उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो मैं देखा। And soon the pattern evolved कि after about 8 days or so, invariably these patients जिनको पहला लक्षण 5वें दिन आया, 8वें दिन तक वो जो है अस्पताल पहुंच जाते हैं, क्योंकि दम घुटने लगता है, खांसी बढ़ जाती है, दिक्कत होती है। ये जो है देख के 8वें दिन का क्रिटिकल डे हो गया, और 10वें दिन तक इनवेरिएबली जो घर पे भी बैठे हैं सैचुरेशन मीटर लगा के, तब तक काफी पॉपुलर हो गया था पल्स डिजिटल सेंसर्स। काफी लोगों ने, मिडिल क्लास वालों ने सबने खरीद लिया था, और मार्केट से गायब हो गया था। 5000 रुपए से कुछ दिन के लिए बढ़ा था रेट, फिर कम हो गया था। अब तो वाइडली अवेलेबल है, और काफी लोगों ने अपने घर पे लेकर रखा हुआ है। हालांकि उनको अच्छी तरह से मालूम है नहीं मालूम ये नहीं पता, लेकिन लेके रखा हुआ है और देखते रहते हैं। तो ये पता चला कि 10वें दिन उनको इनवेरिएबली ऑक्सीजन की जरूरत है। 10वें दिन फ्रॉम एक्सपोजर, 5वें दिन फ्रॉम द फर्स्ट सिम्टम। और फिर वेंटिलेटर पे कब जाते हैं? पता चला कि एवरेज 15 से 17 दिन में वेंटिलेटर पे जाना।
तो ये जो पैटर्न जब मैंने देखा तो एक जानकार थे, उनके रिश्तेदारों को दिक्कत थी, तो डरे हुए थे, तोते उड़े हुए थे कि भाई शायद जो है हम मर जाएंगे। मैंने उनसे समय सारणी ली। 5 दिन के बाद उनको पहला सिम्टम हो गया। मेरे से जब संपर्क करा 12वां दिन था। मैंने कहा सांस तो नहीं फूल रहा आपका? नहीं। खांसी है? नहीं। बुखार है? नहीं है। मैंने कहा फिर तो आपको कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ऐसे कैसे कहते हो? हाउ डू से दैट? मैंने कहा मैं फॉलो अप कर रहा हूँ पैटर्न पेशेंट्स का, और मैंने ये देखा है कि 10वें दिन जिनको कुछ नहीं होता उनमें कुछ नहीं होता आगे जाके। ओ, ऐसा है? तो उन्होंने जो है कि आपका रूल ऑफ 5 है क्या ये? तो उन्होंने क्या करा, फेसबुक में डाल दिया डॉक्टर वर्गीज रूल ऑफ 5। मेरे को नहीं मालूम था। फेसबुक में जो थे, किसी ने जर्मन एम्बेसी से फोन करा मेरे को कि सर वी हैव हर्ड दिस, इज इट ट्रू? इफ इट इज ट्रू कैन यू गाइड अस? मैंने कहा ठीक है, मैं गाइड कर देता हूँ। तो आई स्टार्टेड गाइडिंग देम अगेन, सेम थिंग इट वाज। I said, my God, sir, you're taught on right. This is exactly how it happened with me. This is exactly how it happened with me. And case after case, it happened like that. But when the numbers really shot up in October, November, that consolidated my position. So by now, when the rule of 5 protocol was, Matthew's rule of was put out on Facebook, I thought, no, I can't have this. I don't subscribe to this. I must do a study on this. So I started making a hypothesis. Rule of hypothesis on rule of 5 protocol for COVID-19. तो मैंने ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया, लिटरेचर देख के, लिटरेचर कोट करके ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया, हाइपोथेसिस फॉर रूल ऑफ 5। तो मैंने इधर अपने फ्रेंड्स को दिखाया जो मेडिसिन में, हाँ यार वेरी नाइस, यू कैन डू द स्टडी, डू दिस। बट मैं मेडिसिन में तो नहीं हूँ, मेडिसिन डिपार्टमेंट मेरे अंडर नहीं है। So I could not really cut ice with the medicine department to do the study. Then I was wondering what to do. I said, doesn't matter. At least I'll guide people जो मेरे से फोन करते हैं लोग. By then मेरा Facebook वाला rule of 5 had, by September it had already become quite popular among some of the Facebook members. So I thought, let me see. जो मेरे से बात करते हैं मैं follow up करता रहता हूँ. And then till today I maintain this. अगर आप डायरी देखेंगे मेरा, ये जो है first day of symptom, then as it goes, this patient is been put on steroids today. It is her 5th day ending, 6th day beginning, and she's developing high grade fever. She had fever on the first day. Now I noticed, अब के किसी को नहीं पता कि कहां से इन्फेक्शन आया. It is, सर पता ही नहीं, हम कहीं गए ही नहीं. We don't know. This virus is far more contagious. People are blaming कि सरकार ने नहीं करा, लॉकडाउन ने नहीं करा, लॉकडाउन खोल दिया. I don't believe any of those are true. The government is not to blame. The public is not to blame. You don't blame the victim. You don't blame the healthcare professionals. It is the nature of the virus of being highly contagious which has made the spread so rapid. पहले में घर का एक बंदा पॉजिटिव होता था, अब में घर का हर बंदा और घर में जो काम करने आते हैं वो भी पॉजिटिव है, ड्राइवर है वो भी पॉजिटिव है, everybody is positive. It is so contagious and spread so rapidly that very little you can do. No lockdown is going to help out with this. If you do a lockdown, it is only to help your healthcare infrastructure to be spruced up, and your logistics are done only to take care of health and health related issues. No other meaning for the lockdown. Not to control the disease, it's not going to control the disease. और अगर आप देखेंगे, it just doesn't work that you will be able to control it by any of the lockdown. So agar aap, I'll try to open that page if I can and see what's happening, if I can locate that page. I'll do that while we anyway. So ये जो है pattern जो है made me really understand things. So I was really happy that it is working. So in this epidemic, we found that the virus has
started making the first turn for worse, not on the 6th day, not on the 7th day, not on the 8th day, but 4th, 5th day. It is faster in evolution than the previous time. There is what I find the mistake in the public policy that was announced. 8 दिन से पहले कुछ नहीं करना. This is the previous wave which you are talking about. The current wave has changed. The current wave, the virus is evolving into the dangerous mode of the disease faster than the previous mode. Previous mode, 8 day was okay. In the current mode, 8 days is not okay. You're making it makes a huge difference in the patient's outcome if you start this treatment on the 8th day, because he has had 3 days of cytokine storm, and that's too much for the body to handle. It makes a difference between going to the ventilator and not going to the hospital. They can stay at home. So many of my patients have been at home, and we have been managing the patients from home. मुझे मालूम नहीं है कितना दिख रहा है आपका. दिखता है इसमें? Can you see the curve? Can you see the curve? We can, yes, we can. अगर आप देख रहे हैं तो जो नीचे वाला फ्लैट माउंटेन जो दिख रहा है वो पहला वाला कर्व है. Right. जो पीक वाला माउंटेन दिख रहा है वो एवरेस्ट टाइप जो पीक माउंटेन है, that is the second wave. Sure. If you see the difference between the two, one is a huge spike, the other was a gentle growth. True. But again, see the growth. It is symmetrical on either side, as if जिस रफ्तार से ऊपर गई उसी रफ्तार से धीरे धीरे कम होती गई. अगर आपका कोई भी इंटरवेंशन काम करता है, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो क्वारंटाइन हो, ये कर्व इतनी स्मूथ और सिमेट्रिकल नहीं रहेगी. बेसिक एपिडेमियोलॉजी है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स है. इसमें स्पाइक्स आएंगे, या ट्रफ आएगा या स्पाइक आएगा. ज्यादा एकदम से बढ़ता है तो स्पाइक आएगा इसी कर्व में, या ट्रफ आएगा. ऐसे ही अगर आप देखेंगे, ये खड़ी चढ़ाई है दूसरी वाली, 80 डिग्री है उस स्लोप की कर्व. इस नीचे वाली दूसरे वाले की स्लोप जो है 35 डिग्रीज है, इस वाले की स्लोप जो है 80 डिग्रीज है. उसकी विड्थ आप देखेंगे बिटवीन 75 to 90 डेज है. 75 to 90 डेज है इसकी विड्थ. इस वाले की विड्थ, नए वाले की विड्थ आधे से कम है. So when the gradient is steep, the width is narrow. When the gradient is low, then it is wide curve. So पहला wave जो है lasted for about 75-80 days, most of it. बाकी tails में तो काफी लंबा चला है. But what I'm trying to make is, अब जो है लोग मेरे से कब तक चलेगा सर? देखिए, जितनी खड़ी चढ़ाई से गई है उतनी खड़ी चढ़ाई से नीचे भी आ रही. Can you see the slope, down slope? Down slope is as if it is a mirror image. आप 3 हफ्ते बाद देखना, ऐसे ही दिखेगा आपको कि बिल्कुल सिमेट्रिकली नीचे चली गई है. आप लॉकडाउन करो ना करो, ऐसी चली जाएगी. Therefore, I am not in favor of lockdown. Lockdown only to spruce up your oxygen supply, spruce up your supply chain, spruce up your logistics, but not more than that. That is what is happening. So in the next 2 weeks, so I told people कि ये जो केसेस काफी कम हो गए. आप देखिएगा हर अस्पताल में बेड्स खाली हैं, बेड्स खाली हैं. कुछ अस्पतालों में आईसीयू बेड्स भी मिल रहे हैं, हालांकि हमारे जैसे टर्शरी केयर में नहीं मिल रहे हैं, बट वैसे मिल रहे हैं. लेकिन क्या बढ़ रही हैं? डेथ्स बढ़ रही हैं. क्योंकि जो पिछले हफ्ते भर्ती हुए थे सीरियस पेशेंट्स, वो कुछ तो बच गए, लेकिन काफी डेथ्स होती हैं. जो माइनर करके आए थे फिर सीरियस हो गए, फिर आईसीयू पहुंच गए. इस 2 हफ्ते में इनकी डेथ्स होंगी. Be prepared for increased deaths in this next 10 days. But new cases will be less. Your positivity rate will go. Your recovery rate will go up. They have no value in assessing the disease growth or its ebb. Because if a disease has got a 0.5% mortality, you have to have a 99.5% recovery rate. It's simple logic. ये जो ब्यूरोक्रेसी अदर से आती है कि रिपोर्ट इतनी रिकवरी रेट has no meaning, just ignore it. This is just propaganda. Beyond that, it has no meaning. But the 5-day now becomes critical. The incubation period exposure, you can forget it. We don't know, nobody knows. तो अब मैंने पूछना ही बंद कर दिया.
लिखना भी बंद कर दिया, मैं फर्स्ट सिम्टम देखता हूँ। लेकिन फर्स्ट सिम्टम आदमी क्या बोलता है? फर्स्ट सिम्टम इज दैट सिम्टम जो कि उसको सबसे ज्यादा तंग करता है। अगर उसका बदन में ज्यादा तंग करता है, सर उस दिन बहुत दर्द हुआ था मेरे को, लेकिन वो प्रोब करोगे कौन सा दर्द, सर पिछले हफ्ते की बात है, तो पिछले हफ्ते की बात है तो बहुत दर्द हुआ, तो उससे पहले कुछ हो नहीं साहब, बिल्कुल ठीक था। नहीं, आपको जो कौन सी तारीख बताना कौन सी थी? सर वो जो है ना, वो पिछले हफ्ते वो 16 जो है मई था, 15 मई को आप बिल्कुल ठीक थे। 15 हाँ, थोड़ी खिचखिच थी गले में। दैट इज योर फर्स्ट डे, नॉट दी 16th. Why is this important? Because the viremia is being tackled by the antibodies. जो वायरस आया, मल्टीप्लाई करने लगा, तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज ने देखा कि इन्वेजन हुआ है, एंटीबॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग। समय लगता है एंटीबॉडीज बनने में, समय लगता है वायरस को मल्टीप्लाई करने में, समय लगता है दोनों के गुत्थम गुत्था में। और जब गुत्थम गुत्था होती है, when there is a fight between the two, you have cytokines developing. फायर आर्म चलेंगी, मिसाइल्स चलेंगे, तो आग तो होगा ही, फीवर तो होगा ही। तो फीवर आपके चौथे दिन, पांचवें दिन आता है। तब तक वायरस पीक पे है, आप इन्फेक्टिव हैं। पहले सिम्टम है तो आप इन्फेक्टिव हैं। पीक इन्फेक्टिविटी 1 डे बिफोर है, क्योंकि मैक्सिमम वायरसेस 1 डे बिफोर है। पीक इन्फेक्टिविटी 1 डे बिफोर, ड्यूरिंग द फर्स्ट सिम्टम, द नेक्स्ट डे ऑल्सो, प्लस माइनस 2 डे फ्रॉम द फर्स्ट सिम्टम इज योर मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी। उसके बाद कम हो जाती है इन्फेक्टिविटी। क्यों कम होती है? क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज वायरस को खत्म कर देती हैं। जो फर्स्ट वायरस जो है हमारे वर्ल्ड में जो आइडेंटिफाई हुई थी, आप पढ़िएगा जाके, टोबैको मोज़ेक वायरस थी। टोबैको मोज़ेक वायरस, इट इज अ वायरस इन्फेक्टिंग द टोबैको प्लांट्स। क्योंकि अमेरिका में टोबैको प्लांट्स खूब कल्टीवेट, वर्जीनिया फिल्टर बोलते हैं ना, वर्जीनिया फिल्टर कहाँ है? वर्जीनिया अमेरिका में। वो टोबैको ग्रो करते हैं, और उसमें जो डिजीज हो गई तो उनकी पूरी इकोनॉमी ठप हो गई, क्योंकि सिगरेट बेच के दुनिया को आप फूंकते थे वो, लेकिन उनकी डॉलर बढ़ती थी। तो वो जो टोबैको मोज़ेक वायरस आइडेंटिफाई तब हुआ था, इन दी लास्ट फेज ऑफ द लास्ट सेंचुरी, 1890s के एंड में। लेकिन अभी तक कोई वैलिड दवाई वायरसेस की नहीं बनी है। मल्टीप्लिकेशन कम करने के लिए है, रेप्लिकेशन कम करने का है, उसका जो है एंट्री कम करने का है, वो सब है। But 100% cure for a virus is not there. You only have vaccines for that. Smallpox was overcome by vaccines. Polio was overcome by vaccines, not by a drug. Remember that. HIV, we are still struggling for a vaccine also. So just look at that. Why? Because the virus, once it enters, the body is entering a cell, it becomes a part of the cell. It uses cell metabolism to multiply. कोशिकाओं के अंदर घुसने के बाद कोशिका के अंदर वायरस मल्टीप्लाई करता है। वायरस उस कोशिका के मेटाबॉलिज्म को लेता है, अपने कंट्रोल में लेता है, और फिर अपने, एक ही मकसद होता है वायरस का, 1 का 2, 2 का 4 ऐसे बढ़ते जाने का, और कोई रोल नहीं है उसका। There is no visionary role for a virus. It has only one purpose in evolution, to multiply. वो मल्टीप्लाई करता है, आदमी को या बचाता है या खत्म करता है। तो या वायरस जीता है या आदमी जीतता है। 80% लोगों में आदमी जीतता है, और वो जीत 7-8 दिन में हो जाती है। फ्रॉम इन्फेक्शन 7-8 दिन में जीत हो जाती है। तो पहले इलेक्शन के 2-3 दिन में आदमी जीत जाता है इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस। सिंपल, जीत गया वो। अब फिर क्या हुआ? खतरनाक मोड क्या हुआ? जब बुखार कम हुआ, खांसी कम हो गई, और कोई परेशानी नहीं है, सर मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, 80% लोग ठीक ही रहते हैं। लेकिन जब 5वां दिन आता है, फिर बुखार तेज हो गया, सर आज फिर से 101 बुखार हो गया, ओ टेंशन हो गई। सर मेरा कंजेशन होता है, कुछ दम घुटन सी हो रही है कुछ। It's a hollow, deep cough which is coming from inside, not the pharyngitis वाली कफ नहीं। वो जो है आपकी जो लॉजेंजेस लेने वाली कफ नहीं है, ये अंदर से आती है, और बलगम भी नहीं निकलता।
वो आपकी 5वें 6ठे दिन आती है, फिर आपका बीमारी नया मोड ले रहा है। और ये नया मोड वायरस की वजह से नहीं है। क्यों नहीं है? उन्होंने स्टडी करे हैं इसको। पेपर जिसमें उन्होंने हर दिन नाक से और गले से सैंपल लिया, हर दिन, और चेक करा कि उसमें से कितने लिविंग वायरसेस हैं। तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम वायरसेस जो चौथे दिन के करीब आया, चौथे 5वें 6ठे दिन आया, उसके बाद कम होती चली गई। और उन्होंने देखा कि ये पेपर में रिकॉर्डेड है peer reviewed जर्नल में कि on the 9th day onwards they could not identify a single living virus in any of the swabs from any of the patients. तो किसी एक मरीज से भी जीता जाता वायरस नहीं निकला 9 दिन के बाद। यानी कि वायरसेस को आपकी बॉडी ने खत्म कर दी। लेकिन आपकी टेस्टिंग करेंगे आप, RT-PCR, लोग कहते हैं रियल टाइम नहीं है ये जो है RT-PCR इज चेकिंग फॉर डेड वायरसेस। तो डेड वायरसेस तो आपको महीने बाद भी आ सकती है। तो उसकी पॉजिटिविटी का मतलब नहीं कि आप इन्फेक्टिव हैं, ये नहीं कि अगर पॉजिटिव है आप तो आप संक्रमण करेंगे दूसरों को, नहीं, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव है क्योंकि वायरसेस के पार्टिकल्स हमारे बॉडी एक्सक्रीट करता रहता है। और कुछ लोग हैं, मेरे को पिछली बार मेरे को समझ में आया ये, और फिर मैंने जाके पढ़ के तब मेरे को समझ में आया ये क्या हो रहा है। लोग बोलने लगे, एक मेरा पेशेंट था 42 दिन के बाद टेस्ट कराया, मैंने कहा आपका नेगेटिव होगा, 42 दिन के बाद फिर पॉजिटिव आया। तो उसके तोते उड़े हुए थे और मेरे को फोन करता है, सर व्हाट विल हैपन टू मी, टेल मी सर व्हाट आई एम गोइंग टू डाई। मैंने कहा होल्ड ऑन, लेट मी फाइंड आउट। जाके पढ़ाई करी, मैंने देखा कि क्या हो रहा है। फिर मेरे को पता चला कि नॉर्मली डेड वायरसेस जो होते हैं, देर एक्सपेल्ड फ्रॉम योर ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। हमारी फेफड़ों से जो डेड वायरसेस जो निकलती हैं, उनको हमारे शरीर के जो हमारा विंड पाइप है जिसमें से हम सांस लेते हैं, वहां से वो निकाले जाते हैं। कैसे? सेल्स में, कोशिकाओं में सीलिया होते हैं जो एक्सपेल करती रहती है, जिनमें ब्रोंकाइटिस होता है, जिनमें क्रॉनिक लंग डिजीज होता है, जिनमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होता है, जो स्मोकर्स होते हैं, जिनमें एस्थमा होता है, इनमें ये सीलिया डैमेज हो जाती हैं। तो उनमें जो है वायरस, डेड वायरसेस आर एक्सक्रीटेड फॉर लॉन्ग टाइम। तो अगर आपका मरीज बोलता है कि सर 6 हफ्ते में मेरा पॉजिटिव, उसका ये मतलब है कि शायद वो स्मोकर है, शायद वो एस्थमेटिक है, शायद वो ब्रोंकाइटिक है, या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है। Those are the people where it is there for a long time. Now I was able to relieve him. I said forget it, सर मैं अपने फैमिली के साथ जा सकता? नहीं जा सकते जी, कुछ नहीं होगा। दावा के साथ मैंने कह दिया कुछ नहीं हुआ, ठीक ठाक है। So it is only record keeping of patients that I was following up. I understood the disease well, कि क्या कब हो रहा है। और अब मैंने देखा कि 5वें दिन अगर बुखार हो रहा है तो आपका गड़बड़ है, खतरनाक मोड़ ले रही है। कहानी जैसे होती है ना, जैसे नॉवेल में होती है कि नया मोड़ लेती है कहानी। आप सोचते हैं कि हीरो हीरोइन और ये होने वाला विलियन, कुछ नया मोड़ ले लेती है, वहां पे कुछ और चीज आ जाती है, कोई चौथी चीज आती है आपने एक्सपेक्ट ही नहीं करा होता। वो हो रहा है यहाँ पे। वो क्या है जो चौथी चीज, जो नया मोड क्यों हो रहा है? इसलिए कि वायरस जो है वो फॉरेन बॉडी है। फॉरेन बॉडी को पहचानती है आपकी एंटीबॉडीज। कैसे पहचानती है? मैथ्यू ने चश्मा पहन रखा है, इतने से आगे से गंजा है, मूछे हैं, ये तो बीसियों लोग मिल जाएंगे ये सब की। लेकिन कुछ खास चीजें जो मैथ्यू में है, जो कि पहचान में आती है, जो कि आपको यूनिक बनाती है। और वायरस में, जिसमें चेहरा नहीं है, चश्मा नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन वो स्पाइक प्रोटीन उसकी खासियत, उससे आइडेंटिफाई हो सकती है। उसमें कुछ एनवेलप प्रोटीन भी है और भी चीजें हैं, लेकिन सुपर खासियत चीज उसकी स्पाइक प्रोटीन है। तो उससे एंटीबॉडी पहचान लेती है। लेकिन ये गड़बड़ हुई यहाँ पे। जो वायरस एंटर करते हैं हमारे बॉडी के शरीर में, एस रिसेप्टर बोलते हैं, जो कि सबसे ज्यादा एंडोथेलियल लाइनिंग इन दी एल्वियोलाई में है। वो लिवर में भी है, वो किडनी में भी है, वो इंटेस्टाइन में भी है। ये जो एंडोथेलियल लाइनिंग में जो सेल है, वो स्पाइक प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करती है और वहां से एंटर करती है। और ये जो है एंटीबॉडी, वहां की कुछ सिमिलैरिटी के, वो जैसे एक चाबी लगती है ना, वैसे ही होता है। ये चाबी जो है एंटीबॉडी पहचानती कि इस रिसेप्टर के वहां एंडोथेलियल लाइनिंग में, जो धमनियों में जो उसके अंदर जो चिकनाहट होती है,
वो वाली सेल्स में होती है, और वहां पे एंटीबॉडीज अटैक करते हैं थिंकिंग वहां पे वायरस है। उनको लगता है कि वहां है वायरस, लेकिन है नहीं वायरस, वो हमारी ही कोशिका है, हमारी धमनियों की कोशिका है। जब अटैक करती है तो सेल डैमेज हो जाती है। सेल डैमेज होती है तो क्या होता है, वहां प्लेटलेट्स चिपकने लगते हैं, वहां सेल्स चिपकने लगते हैं, खून जमने लगता है, क्लॉट होता है, खून जम जाता है, वो धमनी बंद हो जाती है। क्लॉटिंग इन मल्टीपल वेन्स लीड्स टू मल्टीपल थ्रोम्बोटिक्स वेसल्स इन योर एल्वेलाई। जो हमारे फेफड़ों में जो कोशिकाएं डैमेज हो गई हैं, वहां सब खून जम जाता है, तो खून आगे जा ही नहीं सकता। अगर नहीं जा सकता तो जो है एक्सचेंज जो होती है हमारी हवा की और खून के बीच में, ऑक्सीजन की जो अदला बदली होती है, वो नहीं हो पाती। तो फिर दम घुटना चाहिए भाई, तुरंत घुटना चाहिए। नहीं घुटता, 5वें दिन नहीं घुटता, 6ठे दिन नहीं घुटता, 7वें दिन नहीं घुटता, 8वें दिन नहीं घुटता, तकरीबन 8-9 दिन के आसपास घुटने लगता है। वो क्यों? वो इसलिए कि एंटीबॉडीज वो अटैक करती रहती हैं, और ज्यादा से ज्यादा अटैक होते रहते हैं और डैमेज होता रहता है। हमारे पास 2 फेफड़े हैं, 2 लंग्स, जैसे 2 गुर्दे हैं ना, तो आपने देखा होगा किडनी डोनेट कर रहा है जी, तो दूसरा जिसके गुर्दे खराब हो जाते हैं क्या, उसकी रेनल शटडाउन हो जाती है कि नहीं होती? एक किडनी से आदमी पूरा 100% अपना काम कर सकता है, सारी उम्र जी भी सकता है। ऐसे ही एक लंग से सारी उम्र आदमी जी सकता है। मैं जब हाउस सर्जन था, जब डॉक्टर भाटिया शायद स्टूडेंट थे मेडिकल स्कूल में, जब मैं हाउस सर्जन था, तब मेरे कोलीग थे डॉक्टर सेठी, गुलशन सेठी, आप जानते हैं, बड़े अच्छे पीडियाट्रिशियन थे। उनका उनका वहां पे था कार्डियोथोरेसिक में, उन्होंने हाउस जॉब करा था, मैं उनका इंटर्न होता था। तो देखते थे कि जो सिवियर लंग टीबी के पेशेंट, उस जमाने में सिर्फ एक ही दवाई होती थी, आईएनएच थायोसिडाज़ोन, और कुछ नहीं होती थी, रिफैम्पिसिन नहीं होती, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आईएनएच थायोसिडाज़ोन, 3 दवाइयों का सारा होता था बोलबाला। अगर रेजिस्टेंट है तो गए काम की। कैविटेशन, फाइब्रोकैसियस टीबी, एक ही होता था, उनको लंग को निकालना होता था। क्या वो मर जाते थे? नहीं। क्या उनकी सैचुरेशन डिप करती थी? नहीं। 100% सैचुरेशन या 97% सैचुरेशन, ठीक ठाक अपने काम पे चले जाते। ये मैंने देखा हुआ है, आई न्यू दिस। तो मेरे एक लंग ट्रांसप्लांट सर्जन है हांगकांग में, डॉक्टर सुबिद। मैंने उनसे पूछा, ये बताओ तुम लंग ट्रांसप्लांट करते हो तो सिंगल लंग एनेस्थीसिया तो करते होंगे? हाँ करते हैं रूटीनली। जो सिंगल लंग एनेस्थीसिया करते हैं, बायलैटरल लंग डिजीज है उसमें, फिर अगर यूनिलैटरल लंग डिजीज तो ट्रांसप्लांट की जरूरत ही नहीं है। बायलैटरल लंग डिजीज में हम ट्रांसप्लांट करते हैं एक लंग का, तो दूसरे लंग का फिर कैसे करते हो सैचुरेशन? नहीं, तब भी 97% रहता है। अच्छा, तो आप इनपुट ऑक्सीजन कितना देते हैं? इनपुट इज 100%। मैंने कहा, हैज इट हैपेंड दैट यू रिड्यूस द इनपुट ऑक्सीजन, स्टिल द सैचुरेशन 97%? वी डोंट नॉर्मली डू इट, साधारणतः हम करते नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। मैंने कहा, अगला केस कर सकते हो, मेरे लिए कर सकते हो क्या? और वो पिक्चर ले सकते हो जो वहां पे हो रहा है, रिकॉर्डिंग जो मॉनिटर में सैचुरेशन का, पल्स का, और जो आप सैचुरेशन दे रहे हो। ठीक है मैथ्यू, कर लेते हैं। अगले ट्रांसप्लांट केसेस में इन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू करी। एक लंग जैसे ही क्लैंप हुआ, एक लंग का ब्रोंकस, तो एक लंग एनेस्थीसिया पे आ गया। ट्यूब एक लंग में डाली, एक लंग एनेस्थीसिया पे आ गया। और फिर उन्होंने जो है 100% सैचुरेशन से जो इनहेल्ड ऑक्सीजन 100% चल रहा था, धीरे धीरे कम करने लग गए। ठीक है, 60%, 50%, 40%, 30%, मॉनिटर पे देखे जा रहे हैं कि क्या हो रहा है इस 97% को। इट केम डाउन टू 96% एंड स्टेड देयर इवन एट 21%, जो कि हमारे सारे वातावरण का ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। यानी कि सिंगल लंग एनेस्थीसिया with a diseased lung on the other side, this person could manage 96% saturation with that much lung capacity only, with room air oxygenation. यही होता है नॉर्मली। जब वायरस की वजह से, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स की वजह से ऑटो इम्यूनिटी होती है, इसको ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं, और वो डैमेज होता है धमनियां हमारी, और क्लॉटिंग हो जाती है, तो हमारी डैमेजेस होते चले जाते हैं। और हम डिजिटल सेंटर के साथ बैठेंगे तो हम वी आर वेटिंग फॉर आवर लंग्स टू बी ruined, more than 2/3 damaged before you get to the hospital, and then they say, sir 80%, sir ये तो 87 हो गई, तो ड्रॉप कर रहा है। दूसरे दिन समय ही नहीं दिया, 2 दिन में इतना कम हो गया, 70% ऑक्सीजन पे आ गया, तीसरे दिन वेंटिलेटर पर चले गए, वो तो खत्म हो गए। अरे भाई, यूर वेटिंग फॉर दैट टू गो, खत्म होने के लिए आप इंतजार कर रहे थे घर पे,
उससे पहले अटैक करना चाहिए, उससे पहले डील करना चाहिए। इसलिए पहली चीज हमको पहचानना है कि आ रहा है नहीं जा रहा। तो 2/3 ऑफ द लंग। फिर ये मैं लेक्चर मेरे प्रोफेसर हैं डॉक्टर दिनेश मोहन, उनके लिए डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु थे और उनसे मेरी डिस्कशन हुई इसके बारे में। ही एनकरेज मी टू राइट ए पेपर ऑन दिस। 3-4 ड्राफ्ट हो चुके हैं, फाइनल ड्राफ्ट अभी मैंने सबमिट कर दिया है जर्नल। टाइमलाइंस टू अवॉइड कैटास्ट्रोफिक आउटकम्स इन कोविड-19। ये पेपर है, सबमिट हो गया, इंटरनेशनल जर्नल में भेजा है मैंने। नतीजा मेरे को पता नहीं क्या होता है, मैंने भेज दिया। तो प्रोफेसर बायोमेडिकल इंजीनियर के बहुत फेमस प्रोफेसर है दिनेश, भी नहीं है रहा से। कल मैं गया था गढ़ मुक्तेश्वर में, उनकी फूल विसर्जन के लिए गया था गंगा में। एंड व्हेन आई डिस्कस विद हिम, यस आई न्यू दिस। अरे आपको पता था? आपने कभी बोला नहीं? हाँ हाँ, आई न्यू दिस, क्योंकि जब मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का पीएचडी कर रहा था, उस वक्त डेवनपोर्ट जो है फिजियोलॉजी के प्रोफेसर, नोबेल प्राइज विनिंग प्रोफेसर, हु हैज रिटन द बुक, बेस्टन टेलर की किताब है जो कि उन्होंने एडिट करी हुई है। भाटिया विल रिकॉग्नाइज द नेम, क्योंकि हमारे जमाने में जब हम पढ़ते थे एमबीबीएस में, वो किताब थी हमारी। सम पीपल यूज्ड टू रीड फ्रॉम देयर। थोड़ी मुश्किल किताब थी, मोटी किताब थी, लोग इतना नहीं पढ़ते थे, लेकिन फिर भी अच्छी किताब थी। तो वो जो किताब है, तो वहां पे वो उन्होंने हमसे एक्सरसाइज करवाया था। एंड देन ये शुड टीच दैट जब हम एक्सरसाइज करते हैं, क्यों भगवान ने ऐसे बनाया है कि नॉर्मल एग्जिस्टेंस आपकी 1/3 कैपेसिटी से हो सकता है। ये डेवनपोर्ट ने उनको सिखाया। 1/3 कैपेसिटी से नॉर्मल फंक्शन हो सकता है। हम रोजमर्रा का काम कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने हमें ऐसे क्यों बनाया? क्योंकि हम जंगल में रहते थे, हम फल फूल तोड़ के नट्स बेरीज खा के रहते थे, और उस वक्त जंगली जानवरों से डर लगता था, पेड़ों पर चढ़ना होता था, दौड़ना पड़ता था, हमको सब कुछ करना पड़ता था। उस एग्जिस्टेंस के लिए, फ्लाइट एंड फ्राइट के लिए हमें जरूरत थी हमारी कैपेसिटी इतनी हो कि हम ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो हम 100% उसको ज्यादा बढ़ा सकें। इसलिए जरूरत थी, इसलिए हमारी एक्स्ट्रा कैपेसिटी थी। आप क्या कर रहे हैं? आप घर बैठ के डिजिटल सेंसर के साथ उस जो स्पेयर कैपेसिटी को खत्म करे जा रहे हो, till you reach 2/3 of the lung is damaged, and then you have the desire to come for admission. Too late. Mistake not done by Indians, done by Americans, done by Europeans, done by everyone. Simple understanding of physiology, जिसमें कि ये देखा गया कि ये गलती करी आप, और जब ये गलती करी तो आपके लोग मर रहे हैं। इटली में कितने मरे, न्यूयॉर्क में कितने मरे। सबको बताया था कि घर बैठो, जब कम होता है तो चले आना। अरे चले आए तो फूक गया आपका फेफड़े, तो फूक गए। अब कहाँ आओगे तुम? कहाँ बचोगे तुम? नहीं। तो क्या कर सकते हैं? ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आप कैसे ट्रीट करते हैं? ऑटो इम्यून डिजीजेस, क्रोन डिजीज है आपका, अल्सरेटिव कोलाइटिस है आपका, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आपका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सारे ऑटो इम्यून, मिसकनेक्टेड टिश्यू है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है, योग्रन सिंड्रोम है, आपकी सार्कोइडोसिस, सारे जो है डिजीजेस ऐसे वाले हैं जिनका की कारण इम्यून डिसऑर्डर्स मानते हैं। हम क्या देते हैं उनको? क्या बीमारी में क्या देते हैं? स्टेरॉइड देते हैं। तो अगर ऑटो इम्यूनिटी इसका कारण है तो स्टेरॉइड दे सकते हैं, वो जान बचाने वाली दवाई है, लेकिन जहर है जो कि आपको नुकसान भी कर सकती है। इसलिए विथ कॉशन, अंडर मेडिकल सुपरविजन आपको लेना है। लेकिन कब शुरू करोगे? क्या आप 8वें दिन शुरू करोगे जब आपका लंग ऑलरेडी काफी खराब हो चुका है, या डैमेज से पहले करोगे? तो इसलिए मैं उदाहरण देता हूं, बारिश का बादल, काले काले बादल, घटा छा गई, आप छाता तो खोलोगे नहीं, लेके चलोगे, थैले में डालोगे छाता। जब बूंदाबांदी होगी छाता खोलोगे, कहीं कुछ नुकसान नहीं हुआ, कहीं गिला नहीं हुआ, ठीक ठाक आप पहुंच गए। पार्टी में जाना था तो कहीं कुछ गिला नहीं हुआ, ठीक पहुंच गए। लेकिन मूसलाधार बारिश हुई, आपने छाता तो डाल रखा, लेकिन आपके पैंट पूरी गीली हो गई, साड़ी पूरी गीली हो गई, अच्छा जूता था, वो टिप टॉप वाली आपने शूज, वो सैंडल थे, सब खराब हो गया। अरे बिगड़ गया सब कुछ। लेकिन आपका सिर नहीं भीगा, आपका ऊपर का धड़ नहीं भीगा, नीचे सब भीग गया। यही होता है। अगर आपका साइटोकाइन का शावर बहुत तेज था या स्टॉर्म की तरफ आ गया, तब आपका डैमेज काफी ज्यादा हो जाता है, फिर भी आपको सांस फूलने से और बिगड़ने से रोकता है आपका सिर, डेंजरस डेथ की तरफ नहीं ले जाता। वेंटिलेटर शायद जाएंगे,
ये लोग हैं जो बच जाते हैं। इस वक्त भी आपने स्टेरॉइड करते तो बच जाएंगे, लेकिन जब आंधी आ गई साइटोकाइंस की, तब आप छाता खोलोगे क्या? नहीं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि आपका छाता उड़ जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा छाता। आप क्या करोगे? ब्रिज के नीचे जाओगे। देखा नहीं ना आपने, ऑटो वाले सारे, स्कूटर वाले सारे ओवर ब्रिज के नीचे आ जाते हैं सारे। शेल्टर लोगे आप, छाता नहीं चलाओगे। आप सीढ़ी के नीचे चले जाओगे, जब बारिश थम जाएगी फिर जाओगे, स्टॉर्म थम जाएगी, यही होता है। उस वक्त आप स्टेरॉइड दोगे, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। At the height of storm, your steroid is not going to work and save you. It will work to some extent, but it will not work effectively. So the timing then becomes critical. That is the importance of timelines for managing COVID-19 to prevent catastrophic outcomes. ये मेरे को पूरा निचोड़ समझ में आ गया, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी एंड एवोल्यूशन ऑफ द डिजीज नाउ बिकम्स इजी। अब क्या हो रहा है? क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा भाई। जूते तो आपके गीले हो रहे हैं ना, बारिश तेज थी, जूते गीले हो गए, पैंट भी गीले हो गए, तो मैं क्या करूंगा? पैंटलून्स होते हैं प्लास्टिक के, वो पहन लूंगा मैं, फिर गीला नहीं होगा। तो क्या करूंगा मैं? खून जमने की कारण क्या है? अटैक है। लेकिन अगर खून जमने की जो क्रिया है उसको हमने फैक्टर 10 ब्लॉकर दग दे दिया, तो जमेगा ही नहीं। जमेगा ना, रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, तो होगा ही नहीं कुछ। तो आपको कोगुलेशन नहीं होगा, तो आपकी बीमारी बढ़ेगी नहीं। तो केवल स्टेरॉइड, मेरे पास पेशेंट हैं जिन्होंने मेरे को बताया कि सर वो आपका प्रोटोकॉल तो ठीक नहीं है सर, वो तो पूरा उन्होंने आपका ही फॉलो करा था, वेंटिलेटर पे चले गए, आप कह रहे हैं कि नहीं बचेंगे। मैंने कहा जरा आप जरा ट्रीटमेंट का जो उनसे पूछ के जरा जो जो दवाइयां दी है सबकी लिस्ट बना के मेरे को व्हाट्सएप कॉपी कर दीजिएगा। व्हाट्सएप कॉपी करके मैं देख रहा हूँ, सब कुछ है उसमें। जो है साधारणतः विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन बी है, उसमें फिर आपको आइवरमेक्टिन भी है, उसमें डॉक्सीसाइक्लिन भी है, उसमें आके एजिथ्रोमाइसिन भी है। सब दवाएं दी थी सर, सब कुछ दिया था, देखो फिर भी क्या हो गया। वो आपका स्टेरॉइड भी दिया था हमने, स्टेरॉइड भी दे दिया, क्या मिसिंग है? एस्पिरिन दिया हुआ है, एंटीकोगुलेंट नहीं दिया हुआ, नहीं चलता, नहीं चलता। ये स्पेसिफिक पेशेंट की बात कर रहा हूँ जो गुजर गए, अनफॉर्चुनेटली शी डाइड। वेरी क्लियर। अगर पैंट और साड़ी नीचे वाला हिस्सा गीला होने से बचना है आपको, तो आपको वहां पे पैंटलून प्लास्टिक वाला पहनना ही होगा, और कोई तरीका नहीं है। आपको एंटीकोगुलेंट लेना ही पड़ेगा, खून जमने से रोकना ही पड़ेगा। केवल एक दवाई नहीं, केवल उससे भी नहीं चलता, केवल इससे भी नहीं चलता, दोनों चीजें। और वो समय सारिणी के साथ आपको शुरू करनी होगी, तभी आपकी बीमारी कंट्रोल में आएगी। ये कहीं पे भी नहीं है दुनिया में, किसी ने भी ऐसा बोला नहीं है। एंड आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस। और मेरे प्रोफेसर इतने एक्साइटेड हो गए, प्रोफेसर दिनेश मोहन, तो पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि ये तो गेम चेंजर है इस बीमारी का, आप इसको देखो, इसको पढ़ो, इसको प्रोपोगेट करो। अभी मेरे को अभी चिट्ठी आई है, प्रोफेसर मेरे गुजर गया, अभी चिट्ठी आई है एक एडिटर का किसी जर्नल का, कि प्रोफेसर दिनेश मोहन तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मरने से पहले एक चिट्ठी लिखी थी कि डॉक्टर मैथ्यू का ये आर्टिकल जरूर पढ़ लेना, कहीं ना कहीं प्लीज इसको छाप देना। He was so caring for me. I really feel bad. But this is what it is. He was convinced about the hypothesis, and I am convinced because case after case we are saving them. Not all of them. सबको नहीं बचा सकते, थोड़े जाएंगे। वो सिवियरिटी है, जेनेटिक है, मुझे नहीं मालूम है कुछ, बट मेजॉरिटी को बचा सकते, मेजॉरिटी को वेंटिलेटर से बचा सकते हैं, मेजॉरिटी ऑक्सीजन से बचा सकते। ये जो है, अब मैं नॉर्मली, लोग कुछ पूछ रहे हैं डोज वोज क्या, मैं नॉर्मली नहीं बताता हूँ। वो इसका कारण है कि बॉडी साइज, बॉडी पर केजी बॉडी वेट, अदर मॉडिफाइंग कंडीशन सब देख के डोजेस देते हैं, ऐसे नहीं। इसलिए डॉक्टरी सलाह के साथ ही लीजिएगा। ये मैं आम आदमी से नहीं कहूंगा अपने मन से नहीं ले, नहीं ले, अंडर सुपरविजन वही ले। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड जो है डायबिटोजेनिक होता है। स्टेरॉइड आपके शरीर का ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है। स्टेरॉइड आपकी सर्वाइवल किट है, बॉडी ने, भगवान ने बनाया है, सर्वाइवल किट है। तो ये जो सर्वाइवल किट है वो फाइट फ्लाइट के लिए है। वो सर्वाइवल किट जो है आपकी ग्लूकोज की डिमांड बढ़ेगी, ये सोचिए ग्लूकोज क्यों बढ़ा देती है। इट इज डायबिटोजेनिक, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए, इसलिए ग्लूकोज बढ़ा देती है स्टेरॉइड। इट इज एवोल्यूशनरी, इट इज प्रोटेक्टिव,
टू हेल्प यू इन फ्लाइट एंड फ्राइट। आपको दौड़ना है तो ग्लूकोज चाहिए, वो ग्लूकोज कहाँ से आएगा? आपको स्टेरॉइड से डायबिटोजेनिक ग्लूकोज लेवल बढ़ा के ही बढ़ती है। इट इज सर्वाइवल किट बाय नेचर। तो वो डायबिटोजेनिक टेंडेंसी, अगर डायबिटिक है तो आपकी शुगर बढ़ेगी 500-600, खतरनाक है, आपको शायद इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। दैट इज वाई मेडिकल ओवरसाइट इज एसेंशियल फॉर स्टार्टिंग स्टेरॉइड। अगर आप जल्दी शुरू कर दी तो भी गड़बड़ है, जल्दी शुरू कर दी तो एंटीबॉडीज बनेंगी नहीं। अगर एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी तो वायरस मल्टीप्लाई करता जाएगा और वायरस तो पक्का जीतेगा। फिर वायरीमिया, प्रोलॉन्ग इलनेस, ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। You don't want that. Timing is right. Only after you identified it is happening in that 20% where there is the disease of autoimmune disease from the antibodies are happening. And only 3 conditions. 1, fever, high grade. Fever, low grade, turning high grade. Fever, not there, coming suddenly, more than 100. But again, यहाँ बोलूंगा, लोग क्या बदन में दर्द होता है, सब क्रोसिन रोज लेते रहते हैं, पैरासिटामोल लेते रहते हैं। अगर पैरासिटामोल ले रहे तो आपकी फीवर बढ़ेगी नहीं, वो मास्क हो जाएगी। डोंट डू दैट। आई टेल देम, चौथे दिन के बाद, 3 दिन तक तो ठीक है ले लो, 3 दिन के बाद आप पैरासिटामोल मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका साइटोकाइन शावर या स्टॉर्म आ रहा है तो आप पहचान नहीं पाओगे। इसलिए पैरासिटामोल चौथे, 5वें, 6ठे दिन मत लीजिएगा, पैरासिटामोल बंद करिएगा। और उसके बगैर जो है, पैरासिटामोल के बगैर बुखार बढ़ता है। और वैसे भी अगेन एवोल्यूशनरी मेडिसिन सबको मालूम नहीं होगा, ये सारे डॉक्टरों को भी डॉक्टरी में नहीं पढ़ाई जाती। एवोल्यूशनरी मेडिसिन एमबीबीएस में नहीं पढ़ाई जाती। एवोल्यूशनरी मेडिसिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को पढ़ाई जाती है, एवोल्यूशनरी मेडिसिन बायोलॉजिस्ट को पढ़ाई जाती है। उसमें अगर किताब आप पढ़ेंगे, देयर इज अ बुक ऑन एवोल्यूशनरी मेडिसिन व्हिच सेज वेरी क्लियरली, मैमल्स में ही है ये टेम्परेचर कंट्रोल, मैमल्स में ये फिक्स टेम्परेचर। आप मेरे को एक रेफ्रिजरेटर दिखा दो जो कि 80 साल नॉन स्टॉप 2 डिग्री टेम्परेचर कंटिन्यूअसली मेंटेन करती है। 98.4, 5 भी नहीं, 4, सारी उम्र रहती है आपकी, सारी उम्र रहती है। कोई थर्मोस्टेट ऐसा नहीं जितना फर्स्ट क्लास रेगुलेट करता हो, कोई भी नहीं है। तो ये फिर बुखार क्यों बनाया भगवान ने? वो इसलिए बनाया कि हायर टेम्परेचर में एंजाइम सिस्टम्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फाइट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन आर बेटर इफेक्टिव। तो लोअर रेप्टाइल्स में क्या होता है, लोअर पाइसेस में, पाइसेस जो फिशेस का ग्रुप है, उनमें क्या होता है? उनमें ये देखा गया है कि जब उनमें इन्फेक्शन होता है, दे गो टू द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द सी, वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द रिवर, they go to the warmest part of the desert, because they know intuitively in warmth their infection is better controlled. So the recommendation for physicians is fever more than 101 you treat, less than 101 you don't treat. That is evolutionary biology learning. So that is what you teach them. So नहीं लीजिएगा, खतरनाक मोड ले रहा है, तब डॉक्टरी सलाह के साथ एंटीकोगुलेंट और स्टेरॉइड। एंटीकोगुलेंट के नुकसान है, अगर आपको इसोफेजियल वेरिसेस हैं, आप नसें फूली हुई हैं, पाइल्स में जैसे नसें फूली हुई, ऐसे इसोफेगस में भी कुछ सिरोसिस वाले पेशेंट्स में फूली होती हैं, अगर वो फट गई तो कैटास्ट्रोफिक ब्लीडिंग होगा। अगर आप एंटीकोगुलेंट अपनी तरफ से ले रहे हैं तो हिस्ट्री देख के आप ले। वो कब तक चलेंगी? क्योंकि आपकी कोगुलेशन की टेंडेंसी जो है 3-4 हफ्ते रहती है, कम से कम 3 हफ्ते लेना होता है। लेकिन स्टेरॉइड आप 3 हफ्ते नहीं लोगे, क्योंकि वो जो है साइटोकाइंस जो है वेव्स में आती है। पहला वेव सबसे ज्यादा होता है जो कि 5वें दिन होता है, दूसरा फ्रॉम फर्स्ट सिम्टम, दूसरा वेव उससे कम होता है जो कि 10वें दिन होता है, तीसरा वेव उससे कम होता है जो कि 15वें दिन होता है। जो मोर्टेलिटी होती है आईसीयू वाली, यूजली आप देखेंगे 15वें दिन होती है। आप कोई भी कोविड का पेपर पढ़ लीजिएगा मोर्टेलिटी वाली, सब में यही मिलेगा। जो स्टेरॉइड का फर्स्ट लैंडमार्क स्टडी जो आई थी, यूके से आई थी, द रिकवरी ट्रायल। रिकवरी ट्रायल में उन्होंने क्या दिया था? डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम दिया था इन एडमिटेड पेशेंट्स। लेकिन उन्होंने टाइमलाइन नहीं देखा था, उन्होंने नहीं देखा था कि किस वक्त उसके सिम्टम आए थे और कब आया था अस्पताल। They just looked at admitted patient and patient going to ICU. उनमें ने डेक्सामेथासोन दिया and they found the outcome was better, and that is a landmark paper in COVID research. No other paper is of that quality. Dexamethasone was very effective, but उन्होंने ये नहीं देखा कि अगर टाइम से अगर आप देंगे और प्रिवेंटिव करते हैं तो कितना फर्क है।
डोजेज सही देते हैं तो कितना फर्क पड़ता है। कॉशियसली देंगे, कंट्रोलिंग डायबिटीज, नॉट जस्ट डायबिटीज, अदर डिजीज ऑल्सो। स्टेरॉइड क्या करता है? फ्लूइड इम्बैलेंस करता है, फ्लूइड को रिटेन करता है। स्टेरॉइड क्या करता है? आपका नमक का बैलेंस खत्म करता है। तो ये सब चीजें देखते हुए, अगर आपके टीबी है तो टीबी और खराब करता है, पास टीबी है तो और खराब करता है। तो ये सब सोच समझ के टीबी का प्रोटेक्शन करके फिर करते हैं। इसलिए डॉक्टरी ओवरसाइट, एक सिंपल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है स्टेरॉइड का, अंडर ओवरसाइट ओनली यू डू। फिर क्या होता है? इसके बावजूद कुछ परसेंट लोग हैं जिनमें फेफड़े काफी खराब होते हैं, तो सीटी स्कैन कराना होता है। कैसे देखने? सीटी स्कैन कराने के, तो पता चलता है कि पहला सिम्टम हुआ, बुखार तेज हो गया, खांसी तेज हो गई, हांफने लग गए थोड़े से, तो वो जो है सीटी स्कैन के लिए चले जाते हैं। मैं कहता हूं मत कराओ। एक सीटी स्कैन जो है 400 से 800 एक्सरे का रेडिएशन है, 400 से 800 एक्सरे का, डिपेंडिंग ऑन बिल्ड। इतने एक्सरे के रेडिएशन क्यों लेना चाहते हो? खासतौर पे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है। तो ये पहले दिन कराओगे, फिर 5 दिन के बाद फिर कराओगे, फिर फाइब्रोसिस देने के लिए फिर कराओगे। नो, डोंट गेट इनटू दिस, जस्ट टेक केयर, वॉच। इफ यू आर डिटेरिएटिंग 8-9 दिन के बाद, 9 या 10वें दिन के बाद, अगर आप चेक करना चाहते कितना डैमेज है तब करा सकते। उसकी स्कोरिंग होती है 0 से 10 आउट ऑफ 25 वो माइल्ड होता है, 10 से 19 वो मॉडरेट होता है, 19 से 25 वो सीवियर होता है। वो देख के आप प्लान कर सकते। फिर शायद एक और बारी करना पड़ेगा देखने के लिए, अगर इंप्रूव नहीं हो रहे तो क्यों नहीं इंप्रूव करा है, निमोनिया बन रहा है। जो पहले जो इटली में उन्होंने देखा था, उनको लगा था कि निमोनिया की वजह से, तो निमोनिया जैसे ट्रीट करते रहे, वेंटिलेटर सेटिंग भी निमोनिया वाले लगा दिए। वही उनकी गलती थी। वेंटिलेटर सेटिंग निमोनिया वाले में रिक्रूटमेंट ऑफ फंक्शनल एल्वियोलाई है, जो कोशिकाएं जिनमें जो थैलियां होती हैं हवा की, वो हमारे सारे एकदम काम नहीं कर रहे होते हैं, 1/3 काम कर रहे होते हैं, बाकी बंद होती हैं। तो जब हम वेंटिलेटर पर जाते हैं तो बाकी उनको रिक्रूट करती हैं और उनको सारे वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम देके उसको खोलते हैं, ताकि हवा का जो है अदला बदली ऑक्सीजन का हो पाए। ये अगर खून का दौरा ही नहीं हो रहा, ये हेल्प नहीं करती। पुशिंग द alveoli open forcefully when blood supply is not there damages the alveoli. That is why ventilator is the last resort. Non-ventilatory aeration is best. Non-invasive ventilation is best. अगर वेंटिलेशन करना है तो किसी समझदार से कराना चाहिए। और वेंटिलेटर की सेटिंग मैं काफी आईसीयू का जानता हूं, लेकिन ये मैं भी नहीं जानता, आम डॉक्टर नहीं जानते। हर अस्पताल में केवल मुश्किल से 8-10 डॉक्टर होंगे जो ये जानते हैं। लेकिन अगर हाँ बड़ा मेडिकल कॉलेज है उसमें तो काफी डॉक्टर होंगे, सारे एनेस्थेटिस्ट जानते होंगे, फिजिशियंस कुछ जानते होंगे, इंटेंसिव केयर डॉक्टर सारे जानते होंगे, वहां के नर्सेज भी सारे जानते होंगे, लेकिन सारे सब कुछ नहीं जानते। तो सेटिंग्स उसकी अलग होती हैं। पूरी वॉल्यूम सेटिंग, हाई वॉल्यूम सेटिंग नहीं करते, टाइडल वॉल्यूम कम करते हैं, प्रेशर कम करते हैं, तो काफी मॉडिफिकेशन होती है जो कि करते हैं। तो ये सब समझने के लिए सेंसर की जरूरत होती है। इसलिए नहीं कि घर से अस्पताल कब जाना है, नो, डेंजरस, डोंट वेट। तो ये सब देख के अब जो है उन्होंने क्या करा, बगैर सीटी स्कैन के वो वेंटिलेटर सेटिंग करते रहे। इटली में सारे मरते चले गए, रो रहे थे। पर एक पैथोलॉजिस्ट ने क्या करा, देखें भाई हो क्या रहा है, ये क्यों सुधर क्यों नहीं रहा, आम निमोनिया वाला तो सुधर जाता है, ये क्यों नहीं सुधर रहे। उसने पैथोलॉजी एग्जामिनेशन करा लंग्स का, जब देखा तब पता चला कि ये निमोनिया नहीं है। मेडिकल डॉक्टर्स मेरे मीटिंग में हैं तो वो समझ जाएंगे कि अगर जो है लोबार निमोनिया होता है, द लंग गोज थ्रू अ स्टेज ऑफ ग्रे हेपेटाइजेशन, यानी कि वो कंसोलिडेट करके लिवर जैसे दिखने लगता है, वो उसकी कोशिकाएं जो है एल्वियोलाई सारी बंद हो जाती हैं विथ एडिमा, विथ एक्जिडिट। ये नहीं होता इसमें, ये अलग है। पहली बारी इटली में पैथोलॉजिस्ट ने देखा कि क्लॉटिंग है जो कि तंग कर रही है, इसलिए उनको ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज बोलते हैं सीटी स्कैन में। और बाद में निमोनिया होता है, बाद में उसमें इंफेक्शन होता है बैक्टीरिया से, तब जाके दोबारा फीवर आता है, तिबारा बुखार आता है, तब बैक्टीरियल होता है, तब एंटीबायोटिक दीजिएगा, उससे पहले देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 दवाइयां काफी है, बाकी किसी एंटीबायोटिक की भी जरूरत नहीं है। तो स्टेरॉइड्स टाइमली, steroids in the right dose, steroids for 1 week,
at best 10 days. Anticoagulants, timely anticoagulants for 3 weeks, sometimes 4 weeks. सब बच जाते हैं? नहीं, चौथे हफ्ते में कुछ और चीज भी होती है, वो अलग अलग किस्म की चीजें देख रहे हैं। कुछों में न्यूरोलॉजी होती है, न्यूरोलॉजिकल स्ट्रोक होता है, कुछों में हार्ट अटैक होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था मेरे प्रोफेसर का, सडनली उनका हार्ट का रिदम चला गया, टैकीकार्डिया, एक्टोपिक्स, एट्रियल फिब्रिलेशन, खतरनाक चीजें हो गई, फिर अरेस्ट। ये होता है बिकॉज ऑफ अगेन अ फ्रेश वेव और एंटीबॉडी मीडिएटेड मायोकार्डाइटिस। इसके लिए कोई खास दवाई नहीं है, आप सिर्फ स्टेरॉइड बढ़ा सकते हो, एंटीकोगुलेंट्स देख सकते हो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर उसमें ब्लड प्रेशर का दिक्कत होता है तो उसके अकॉर्डिंगली कार्डियोलॉजिस्ट गाइड करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो चौथे हफ्ते में कुछ मरीज है जो ठीक है, घर भेजे जाते हैं, एम्बुलेंस में वो खत्म हो जाते हैं। ये वैसे वाले मरीज हैं जिनकी हार्ट का प्रॉब्लम, ये बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनमें की ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, आर्टराइटिस होता है, कावासाकी डिजीज बोलते हैं, और गैंग्रीन होता है। यानी कि गैंग्रीन मतलब पूरा हाथ काला हो जाता है, डेड हो जाता है, क्योंकि उसका खून का दौरा ही बंद हो जाता है। तो ये बहुत कम लोगों में होता है। लास्ट वेव में वर्ल्ड वाइड अबाउट 35 के करीब केस थे, अब तो बढ़ गए हैं काफी। देखने में आ रहा है, सुनने में आया कि हिंदुस्तान में भी हम देख रहे हैं। अब फिर नई चीज आ गई, म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस, उसके भी खतरे हो गए। ब्लैक फंगस इज ए नॉर्मल फंगस इन द एयर, इन द सॉइल। स्पोर्स उसकी हवा में रहती है, फंगस सॉइल में होती है, सब जगह है। जहां गर्मी है, जहां नमी है, ब्लैक फंगस है ही है, हर जगह है। आप एक ब्रेड गीला करके वैसे अपने खिड़की पर रख दीजिएगा, तीसरे दिन जाके देखेंगे, अरे फफूंदी दिखेगी आपको। फफूंदी सफेद वाली, कुछ में हरे वाली होती है, कुछ में काले वाली होती है। काले वाली ब्लैक फंगस होती है। वो कहां से आई? ब्रेड में तो नहीं था, ब्रेड तो अच्छा खासा बेक करके पहुंचाया था। कहां से आई? पानी में भी नहीं था, हवा में उसके स्पोर्स होते हैं, हर जगह है। लेकिन नॉर्मली वो बीमारी नहीं करती। कब बीमारी करती है? जब तीन चीजें चाहिए होती है, गर्मी, नमी और शुगर, कार्बोहाइड्रेट। ये अगर तीन चीजें हैं तो पनपने लगती, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति में नहीं पनपती। कब पनपती है? जिसकी रेजिस्टेंस कम हो। नॉर्मल व्यक्ति में स्पोर मल्टीप्लाई नहीं कर पाती, बढ़ी नहीं पाती। नॉर्मल व्यक्ति में बैक्टीरिया होते हैं वहां पे, जो कि वहां है, हेल्दी मल्टीप्लिकेशन चल रहा है उनका, लेकिन वो बीमारी नहीं करती। आपने स्टेरॉइड शुरू कर दिया, डोज ज्यादा हो जैसा भी हो, शुगर था साथ में, और साथ में आपने एंटीबायोटिक भी दे दी, तो जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है वो खत्म हो गई। अब जो है, जैसे कहते हैं ना, अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म है ये फंगस, तो उनको मौका मिल गया। अब मैदान खाली है हमारे लिए साफ हो गया मैदान, हम मल्टीप्लाई करेंगे। फफूंदी मल्टीप्लाई करता है और वो घेर लेता जाएगा। लेकिन कहाँ आता है ये? साइनसेस में। साइनसेस हमारे हवा के, हमारे आवाज का जो भारी भरकम आवाज है, वो साइनसेस के हवा की कैपेसिटी की वजह से होती है। हल्की आवाज वो भी उसकी वजह से होती है। जो वॉइस का जो क्वालिटी होता है, वो साइनसेस रेजोनेशन करता है। हवा के पॉकेट्स होती हैं जो हमारे हड्डियों में होती हैं, वो लाइंड होती हैं विद म्यूकोजा, विद सेल्स। वहां इंफेक्शन पहुंचता है, वहां गर्मी भी है, वहां नमी भी है, और वहां घुसने के लिए जगह भी है। तो यहां से वहां पहुंच जाती हैं, वहां पनपती हैं। तो कैसे पता चलेगा? एक तरफा सूजन, एक तरफा दर्द, एक तरफा नाक निकलना, कई बार दो तरफा हो सकता है। नाक से जो निकलेगा वो भूरे रंग का होगा, काला होगा। फिर और बढ़ गई तकलीफ तो आंख में सूजन आ जाती है। आंख में सूजन तब आती है जो हड्डी को खत्म करके आगे पहुंच गई है फफूंदी, और खतरनाक होती है तो ब्रेन में पहुंच जाती है। तो वेन्स में से, धमनियों में से, ब्रेन के नीचे एक खून का गुच्छा होता है, कैवर्नस साइनस बोलते हैं, वहां पहुंच जाती है और वहां क्लॉटिंग कर देती है। और वहीं के पास में होती है हमारी आंख की जो मेन नस जो होती है, वो खराब कर देती है, धुंधलापन आता है, आंख की रोशनी खत्म हो जाती है। सारे खतरनाक है। ये जो है मोड बहुत खतरनाक है। इनसे आप पहले पहचान के दवाई शुरू करेंगे, पहले शुरू करेंगे
तो बढ़ेगा नहीं, पहले शुरू करेंगे तो नहीं बढ़ेगा। तो ये जो है पहचान के जो है इसको रोकना है। दवाई है एम्फोटेरेसिन जो है लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन, थोड़ी सी महंगी दवाई है आजकल सरकार के कंट्रोल में। जब तक आप फॉर्म अस्पताल से नहीं भरोगे आपको नहीं मिलेगी, दुकान में नहीं मिलेगी। अच्छी बात है, मिल रही है। मेरे अस्पताल में आज सवेरे पूछा, मिल जाती है, थोड़ी महंगी है, आप ले सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में शायद फ्री मिलती है। ये आप लेंगे, टाइम पे लेंगे, पहचान लेंगे, डायग्नोसिस करेंगे तो। लेकिन अगर ब्रेन तक पहुंच गई फिर मोर्टेलिटी हाई है, बहुत हाई है। और ये जो है अंदर इन्फेक्शन हो गया साइनस में, ईएनटी वाले करते हैं इसका इलाज, सर्जरी करते हैं, पूरा जो काला है वो सारा निकाल देते हैं। जहां ज्यादा कालापन है, कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं, वहां दवाई नहीं पहुंचती। तो जब तक पूरे खाला खून जब तक नहीं आता तब तक निकाल नहीं दोगे, वो खत्म नहीं होता फफूंदी, और फिर बढ़ जाता है, फिर आपको खत्म करता है। इसलिए जरूरी है कि समय पे उसका पहचान करें, समय पे उसका इलाज करें। अच्छी दवाई है, आप बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले उसका प्रिवेंशन इज steroid under supervision, good diabetic control and early recognition। ये हो गया, चीजें आपकी पहचान में होगी, टाइमलाइन देख लिया, कब क्या हो रहा है आपको पता चल गया, बीमारी आपकी मिस्ट्री जो है खत्म हो गई। टाइमलाइन से आपको बीमारी को कैसे कंट्रोल करना है आप सीख। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मुझे याद है और आपको भी याद होगा कि हमारी प्रोफेसर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में होती थी डॉक्टर सीता गुप्ता। तो डॉक्टर शी वाज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स। तो जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि मैडम मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ, तो मुझे आप बताओ कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा मेरे से कि हैव यू गॉट ब्रेन। तो मैंने कहा मैडम मेरी हर प्रॉफ में हर एग्जाम में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ हूँ, तो ब्रेन तो है ही सही। कहती अगर इफ यू हैव गॉट ब्रेन्स देन यू शुड बिकम ए फिजिशियन, और इफ यू हैव गॉट ब्रॉन, हैव यू गॉट ब्रॉन। मुझे उस समय नहीं समझ आया था कि ब्रॉन का मतलब क्या है। ब्रॉन का मतलब था ताकत। तो अगर आपका ब्रॉन है तो आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाहिए, और अगर आपका ब्रेन भी नहीं है, ब्रॉन भी नहीं है, तो आपको सर्जन बनना चाहिए। इसलिए मैं सर्जन बन गया। तो what I but today I must say with lot of confidence after listening to you कि एक आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं होना चाहिए था, आपको एक फिजिशियन होना चाहिए था। और इतना अच्छा आपने, इतना सिंप्लीफाइड करके आपने सब कुछ प्रेजेंट किया, सारी टाइमलाइन को प्रेजेंट किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और इसीलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है जो आपने, हमने पहले भी शेयर किया कि सीडीसी ने, कंट्रोल ऑफ डिजीजेस, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल ने जो आपको ऑफर दी थी अमेरिका में अटलांटा में जॉब देने की, उन्होंने गलती नहीं करी थी, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था। पर आपने गलती करी जो आप अभी भी ऑर्थोपेडिक्स के पैशन को चलते जा रहे हैं, और आप यू आर नॉट फॉलोइंग द बेसिक्स व्हिच यू हैव सो मच ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपसे थैंक यू, बार बार थैंक यू कहूंगा, मगर मैं डॉक्टर सुप्रिया को और बाकी सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर साहब से जितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जितने सिंप्लीफाइड वर्जन में जैसे डॉक्टर साहब ने समझाया, बताया, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही मुझे लगता है कि क्वेश्चंस भी बहुत सारे आए हैं। तो डॉक्टर सुप्रिया प्लीज थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे आंसर, सो दैट हम टाइम की रिस्पेक्ट भी कर पाए। यस, Thank you, sir. Thank you very much. It was very, very informative. And the compliment is, it was a magical talk. That's what I would say. So the first question which is there is, what exact measures one should take from day 1 to day 5 of the symptoms? Any medication, gargling or steam, or anything would settle down, or the symptoms would settle down on its own? अगर आप कुछ भी नहीं करें तो भी सेटल करेगा। लेकिन आपको बदन में दर्द ज्यादा हो रहा है तो पैरासीटामोल ले लीजिएगा, लेकिन चौथे पांचवें दिन मत लीजिएगा। अगर आपको गले में खिचखिच ज्यादा हो रही है तो लॉजेंज कुछ ले लीजिएगा या गार्गिल कर लीजिएगा। स्टीम की उस वक्त जरूरत नहीं है, वो फेफड़े में नहीं होती उस वक्त तकलीफ, तो स्टीम की जरूरत नहीं है। तो ये जो है, अगर आप सिंपल बदन में दर्द के लिए पैरासीटामोल, गले में खिचखिच के लिए गार्गिल, स्टीम की जरूरत नहीं है और कोई दवाई की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो कंसेप्ट जो विटामिन सी, बी और बी की कहां से आ गई? सी, लिनेस पॉलिंग जो नोबेल प्राइज विनर थे, 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। ये नोबेल प्राइज जो है उनको इसलिए मिली थी कि वो मेटाबॉलिज्म में काफी ये काम होता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में विटामिन सी का काफी रोल। तो अगर आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ रही है इस इन्फेक्शन में,
तो उसमें हेल्प करती है वायरस से फाइट करने में। दूसरा है आपका, तभी कोल्ड में विटामिन सी देते हैं काफी लोग। और दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी हमके सारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म में अगेन इट इज अ वेरी एसेंशियल थिंग, तो वो भी जरूरी है। ये विटामिन डी का नया आया है। अगर आप देखेंगे पोल्यूशन की वजह से काफी हिंदुस्तानी में विटामिन डी मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा विटामिन डी तो 6 आया, क्या करें, मेरे तो टेंशन हो गई। 6 इसलिए कि पोल्यूशन की वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज जो कि हमारे स्किन में जाके एर्गोस्टेरॉल को कोलिकैल्सिरॉल को डाइहाइड्रोक्सी कोलिकल वो किडनी में कन्वर्ट होकर फाइनली एक्टिव मेटाबॉलाइट बनती है, वो नहीं बनती, इसलिए काफी लोगों में डेफिशिएंट है। ये एक यूके पेपर में स्टडी करा गया है कि ये जो है अगर विटामिन डी सप्लीमेंट दे तो अर्ली फेज ऑफ डिजीज वो काम आता है इन रिड्यूसिंग वायरल रेप्लिकेशन, वायरस का मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, तो उसमें हेल्प करता है। ये थियरी है, एक पेपर है इसके ऊपर, मल्टीपल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल वगैरह नहीं है, बट लोग समझते हैं कि इसमें कुछ लॉजिक है इसलिए देते हैं। लेकिन जो कॉड लिवर ऑयल करके जो देते हैं ना, जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी जो कि बॉडी में जाकर कन्वर्ट करते हैं, वो नहीं चलेगा। क्यों? वो कन्वर्जन में 3-4 दिन लगते हैं, बॉडी ओवरनाइट नहीं कंट्रोल करती, तो वो अगर ले रहे हैं तो नहीं चलेगा, आपको एक्टिव मेटाबोलाइट लेना पड़ेगा। एक्टिव मेटाबोलाइट इज कैल्सिट्रियोल। Dr. Supriya, next. Sir, what is the criteria on the 4th or 5th day to go to the hospital? Hypoxia, high-grade fever, or cough to avoid ventilation later? 4th-5th डे पे हाइपोक्सिया नहीं होती है। 4th-5th डे पे साइटोकाइन बूंदाबांदी शुरू हुई है, अभी आंधी नहीं आई है। बूंदाबांदी में आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। बूंदाबांदी में आपकी ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होगी। सारे ये बोलते हैं सर मेरा तो ऑक्सीजन ठीक है, मेरा ऑक्सीजन ठीक है, ठीक ही होगा। 5वें दिन कुछ नहीं होने वाला, 6ठे दिन भी कुछ नहीं होने वाला, 7वें-8वें दिन लगेगा कि फिर सर ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, 95 पहुंच गया, 96 पहुंच गया, 94 पहुंच गया, फिर जाके कम होता है। उस वक्त आपको पहचानने के लिए 3 सिम्टम मैंने बता दिए। घुटन, वो खोखली, डीप खांसी, लेस इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फीवर, दैट इज द नंबर 1 हार्बिंगर। अगर 10वें दिन सेकंड साइटोकाइन वेव आता है, क्या दिखता है पता है? बुखार फिर तेज होने लगता है। दैट इज द क्लासिकल सिम्टम ऑफ द साइटोकाइन शावर एंड साइटोकाइन स्टॉर्म। वो देखेंगे, उसका आप इलाज करेंगे। मेरे कितने मरीज है जो घर बैठ के मैंने उनका इलाज कराया, ऐसे अस्पताल आए ही नहीं, आए ही नहीं। मेरा अपना ओन नेव्यू, आई ट्रीटेड हिम, आया नहीं। उसका सीटी स्कैन स्कोर पता क्या था? 17। अस्पताल नहीं आया, एक दिन भी नहीं आया। मैंने बाद में कराया, इलाज के बाद मैंने कराया उसका स्कोर देखने के लिए कि उसमें और कुछ करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। पर डॉक्टर मैथ्यूज, आपने बहुत अच्छी तरीके से ये समझाया कि बूंदाबांदी, शावर, स्टॉर्म और स्टॉर्म में Absolutely. कब किस तरीके से एक्ट करना है। इट वाज फैंटास्टिक। डॉक्टर सुप्रिया, गो अहेड। They're asking, I have 99 degree temperature even after 25 days of recovery. What do you advise? काफी लोगों में ये देखा गया है कि लो ग्रेड फीवर बना रहता है, कारण नहीं मालूम, मेरे को भी इसका पूरा निचोड़ नहीं है, लिटरेचर में मेरे को काफी कुछ नहीं मिल रहा। मैं जितना समझ रहा हूँ ये वो लोग हैं इनको लो ग्रेड चले ही जा रहा है। स्टॉर्म आया था, कम हो गया, स्टेरॉइड दे दिया, स्टेरॉइड बंद कर दिया। लो ग्रेड फीवर मैं समझता हूँ कि इट हैज समथिंग टू विद इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, वो मेरी समझ है। तो मैं उन लोगों में सिर्फ एक ही चीज बताता हूँ, जो आपका एंटी कोगुलेंट है थोड़े दिन और एक्सटेंड कर लो। लोग डी डाइमर पे जाते हैं। अभी मेरे को एक फोन करना, मेरे को अभी एक पेशेंट ने फोन करा था कि मेरे ऑलरेडी 4 हफ्ते हो गए हैं लेकिन मेरा डी डाइमर अभी बढ़ा हुआ है, कम हो गया था बीच में, अब फिर बढ़ गया है। तो ये वो लोग हैं जिनमें अभी भी, और कुछ लोग कहते हैं कि डी डाइमर बढ़ा हो तभी आपको जो है एंटीकोल, नहीं तो नहीं लेना चाहिए, प्रोटोकॉल है जी। डी डाइमर इज नॉर्मल, व्हाई शुड यू गिव एंटीकोगुलेंट्स? अरे गो बैक टू योर फिजियोलॉजी ऑफ कोगुलेशन। कोगुलेशन में खून जमता है और जमने के बाद शरीर जो है जमा हुआ वहां छोड़ नहीं देता। खून की धमनियां है, अगर वेन में ब्लड क्लॉट है, अगर अपने अस्पताल में किसी चीज के लिए ग्लूकोज चढ़ाया और नस बंद हो गई तो बंद ही नहीं रहती, वो काफी दिनों के बाद अपने आप खुल जाती है। काफी सारे नहीं खुलते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच डैमेज इज देयर। काफी नसें खुल जाती हैं। कैसे खुलती हैं?
वो बॉडी उस क्लॉट को तोड़ती है, ब्रेक डाउन ऑफ द क्लॉट, फिब्रिनोलाइसिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में। वो फिब्रिनोलाइसिस जब होती है तो ब्रेक डाउन होके जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स होते हैं, और डी डाइमर भी उनमें से एक प्रोडक्ट है। डी डाइमर तब बढ़ता है जब आपका क्लॉट बन गया और बन के टूटने लगा। अरे भाई, यही तो रोकना चाहते हैं हम, क्लॉट ही नहीं बनना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि क्लॉट बने। तो ये लोग वो हैं जिनमें लो ग्रेड इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी चल रही है, शायद उनमें वायरिमिया देर तक चली होगी, लो ग्रेड इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी चल रही है, इसलिए है। लेकिन सिर्फ पैरासिटामोल और शायद कोगुलेशन थोड़े दिन और, एंटी कोगुलेशन थोड़े दिन और लेना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंटीबायोटिक की जरूरत, हाँ कुछ लोगों में इन्फेक्शन होता है लो ग्रेड, उनको हो सकता है कि कैथेटराइजेशन हुआ आईसीयू में, यूरिनरी इन्फेक्शन होता है कैथेटर की वजह से, लो ग्रेड चेस्ट इन्फेक्शन होता है, वो सब रूल आउट करेगा। इन्फेक्शन के मार्कर्स देख लीजिएगा, वेदर इट इज यूरिनरी इन्फेक्शन और चेस्ट इन्फेक्शन, चेस्ट एक्सरे देखिएगा, बाकी चीजें ब्लड काउंट देखिए, वो देख के उसके हिसाब से इलाज करेगा, फिजिशियन से संपर्क करेगा। वो मेरा डोमेन नहीं है। डॉक्टर मैथ्यू, मैं इसमें बड़ी ब्लंटली आपसे पूछना चाहता हूँ कि आफ्टर दिस पेंडेमिक, स्पेशली कोरोना पेंडेमिक, डोंट यू थिंक कि आपको फिजिशियन होना चाहिए था रादर देन ऑर्थोपेडिक सर्जन? Actually, my first love was to be in MD, do MD medicine. तो Right. मैंने चॉइस, हमारे जमाने में हाउस जॉब लेना होता था, I know, I remember. एक प्राइमरी और सेकेंडरी। मेरा प्राइमरी हाउस जॉब मेडिसिन था, Right. और मेरे डॉक्टर पीएस गुप्ता की यूनिट में था, फैंटास्टिक फिजिशियन, और मेरे रजिस्ट्रार थे डॉक्टर सुधीर गोयल और डॉक्टर विनोद बत्रा, फैंटास्टिक फिजिशियंस, आउटस्टैंडिंग फिजिशियन। मेरे क्लिनिकल स्किल्स उनसे सीखा मैंने। आई टच देयर फीट, देयर स्किल्स दे हैव इम्पार्टेड इन मी। आज भी लेकिन डॉक्टर पीएस गुप्ता, आज भी गंगाराम में मैं मिलता हूं उनसे, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। आउटस्टैंडिंग फिजिशियन। लेकिन जब मैंने ऑर्थोपेडिक्स में डॉक्टर पीएस सानी और रवि गुप्ता के साथ काम करा, जब मैंने देखा कि मैं हाथ से कुछ चीजें कर सकता हूँ, सर्जिकल स्किल भी है मेरी अच्छी है, तो फिर मैंने फर्स्ट चॉइस ऑर्थोपेडिक्स दी। अच्छा। और सेकंड चॉइस आप क्या सोचोगे क्या दिया मैंने? मेडिसिन। मेडिसिन दिया, सेकंड चॉइस दिया था। रैंक मेरा 18 था ऑल इंडिया, आई कुड गेट मेडिसिन। तो मेरे एक दोस्त थे मेरे पास है, मैथ्यू सच बता, तूने एमडी मेडिसिन, अब लिखा नहीं होता था, तुमने एमडी मेडिसिन दिया था या एमडी एमएस ऑर्थो दिया था फर्स्ट चॉइस? सच बता यार। मेरा मेरा वो जो है, मेरा 25वां नंबर है, 24 सीट्स होती हैं। अगर तू नहीं है लाइन में, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तू लाइन में नहीं है तो मेरे को एमडी मेडिसिन मिल जाएगी। मैंने कहा मैं सच बता रहा हूँ, मैंने एमएस ऑर्थोपेडिक फर्स्ट चॉइस भरा है, मेरे से गले लग गया। यू मेड माय डे। So my first love was medicine, but I went on to orthopedics. I won't regret even one day what I've chosen. I know, and you have justified both the roles. मुझे तो लगता है कि आपने पोलियो के लिए जो इतना किया, और अपने वर्ल्ड के अंदर आपने, मिलिंडा गेट्स जब आई और उन्होंने जब देखा कि इतना काम कर रहे हैं, और वो फिर डिस्कवरी चैनल और टाइम मैगजीन वाले आपके हॉस्पिटल में आके उन्होंने एक हफ्ता जब बिताया, और जब देखा कि इतनी शिद्दत से आप काम कर रहे हैं, इतने पैशन से काम कर रहे हैं, तो दैट शोज कि you always justify your role. Thank you very much. Supriya, go ahead, please. So the next question is, after recovery for how many days one should look for black fungus? नहीं, यूजुअली जो ब्लैक फंगस आता है 3-4 हफ्ते में आ जाता है, अब ज्यादा देर नहीं लगती। घर जाने के 3 हफ्ते, और बीमारी के सेटल हो गया, माइल्ड डिजीज थी, सेटल हो गया, 3 हफ्ते में आ जाता है अगर आना है तो। लेकिन यूजुअली नहीं आता, तो 3 हफ्ते में डिस्चार्ज पेशेंट में, और आईसीयू पेशेंट में जब वेंटिलेटर पे होते तब दिखता है। तो दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, आईसीयू पेशेंट्स एंड डिस्चार्ज पेशेंट्स। डिस्चार्ज पेशेंट्स अबाउट 3 वीक्स, आईसीयू पेशेंट्स व्हेन दे आर ऑन अ वेंटिलेटर। Supriya, yeah. After 17 days, how early can one be reinfected? जो मैंने बताया आपको, लिविंग वायरसेस 9 दिन के बाद किसी में भी नहीं पाया गया। थ्योरेटिकली लोग सोचते हैं कि शायद हो सकता है किसी व्यक्ति में कोई लिविंग वायरस बचा हो, लेकिन 17-18 दिन के बाद कोई इन्फेक्टिव नहीं होता, टेंशन नहीं है। लेकिन प्रोटेक्शन आप अपना करते रहिएगा, अपना मास्क जरूर डालिएगा, और सही डालिएगा, पूरा कवर करिएगा। मेरे पास जो मरीज आते हैं ना, वो ऐसे आते हैं। I know. नहीं चलेगा, ऐसे होना चाहिए। जब मेरे से बात करते हैं तो ऐसे आते हैं। डॉक्टर साहब, उनको लगता है कि शिष्टाचार के नाते नीचे कर लेना चाहिए, उनको नहीं मालूम कि
पब्लिक हेल्थ के नाते नहीं करना चाहिए। शिष्टाचार दूर, पब्लिक हेल्थ पहले, सेफ्टी फर्स्ट। तो ये जो है, फिर मैं बोलता हूं उनको, देखो ऐसा है कि आज की तारीख में मेरे 6 डॉक्टर्स संक्रमित हैं, 6, 11 डिपार्टमेंट में लोग हैं, उनमें से 6 संक्रमित हैं। मैं भी संक्रमित हो सकता हूँ, मैं आपको दे सकता हूँ, आप मेरे से बचिएगा प्लीज, इसको ऊपर कर, फिर तुरंत जल्दी से ऊपर कर देता है। जब वो सुनता है कि मैं उसको दे सकता हूँ, तो तुरंत ऊपर कर लेता है। ये मानिए कि हर कोई आपको इन्फेक्ट कर सकता है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन, मास्क इज दी नंबर 1। मैंने इस केवल मास्क के साथ, मैं N95 मास्क पहनता हूं, तो केवल मास्क के साथ मैंने कितने मरीज देखे हैं, स्क्रीन करते बच्चे देखे हैं, ऐसे पेशेंट देखे हैं जो आईसीयू गए हैं, बैकएक के साथ आए थे, ऐसे पेशेंट देखे हैं जो कि बताते नहीं है उनको कोरोना था, एग्जामिन करने के बाद बोलते हैं कि सर मेरे को कोरोना है। तो मुझे लगता है कुछ दिन कि मैं अब तो पक्का अगले 5 दिन जो है नींद उड़ जाती है, लेकिन फिर पता चलता है कि हम बच गए, ऊपर वाले ने बचा लिया हमको, मास्क ने बचाया है। और सैनिटाइजेशन, अगर मैंने मास्क के इस वाले हिस्से में वायरस फिल्टर होता है, तो अगर यहां से नहीं कभी पकड़िएगा मास्क को हमेशा यहां से पकड़िए, और अगर यहां से पकड़ा भी है तो भी रखने के बाद कहीं लटका दीजिएगा, हाथ मत छेड़िएगा, ये जो है जरूरी है। सैनिटाइजर, और सही कंजूसी से नहीं, यहाँ कंजूसी से नहीं चलेगी, जहाँ जान का खतरा है कंजूसी नहीं चलती। छोटा सा डिब्बिया लेके आते हैं, उसमें से छोटा सा कंजूसी लेके 2 बूंद डाल के ऐसे करके सोचते हैं कि हो गया काम, नहीं चलेगा। खुल के लगाइएगा, पूरे हाथ में लगाइएगा, ऐसे लगाइएगा, ऐसे लगाइएगा, ऐसे लगाइएगा, तब आप प्रोटेक्ट हो। केवल मैं पीपीई नहीं पहनता हूँ, सिर्फ 2 चीजें, ये और ये, बचा हुआ हूँ, 1.5 साल से बचा हूँ। कितने मरीज कोरोना वाले देख लिए मुझे मालूम नहीं। Supriya, go ahead, please. Is it possible that people with relatively poor self-immune system were saved better from this during day 6 onwards? Yes, there are anecdotal reports, no hard evidence. My own series that I have, I told them कि आपका ऑलरेडी इम्यूनिटी जो है डिफरेंट है, you're already a disease patient who is having steroids low dose, you are likely to have no further disease, और ऐसे ही हुआ, और you may have a mild disease। इनकी इम्यूनिटी जो है हाइपर एक्टिव नहीं है। अब किसमें हाइपर एक्टिव है नहीं कह सकते, प्रॉब्ली दिस इज जेनेटिक फैक्टर। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे 2 भाई एक घर से दोनों चले गए, 2 ट्विंस थे दोनों चले गए, घर पे पिताजी चले गए, बच्चा चला गया, बेटा चला गया, ग्रैंडसन चला गया, लेकिन वाइफ बची हुई है, वाइफ जेनेटिक पूल अलग है, वो बची हुई है, विधवा बन गई है लेकिन बची हुई है, genetic pool अलग है। So there must be something to it, we don't know, we don't understand that। I am not competent to answer that, and I am not competent to understand that। Sure। डॉक्टर मैथ्यूज, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं, आपने इतना अध्ययन किया, इतने आर्टिकल्स पढ़े और इतनी डिजीज का टाइमलाइन बनाया, आगे क्या होने वाला है? इन फॉर एग्जांपल 3rd वेव आएगी या नहीं आएगी, और उसमें कितना हमारी प्रिपेयर्डनेस कितनी होनी चाहिए, सो दैट अल्टीमेटली उस इतनी सारी जो इन दिनों में, पिछले 15 दिनों में हम सब ने, चाहे वो हॉस्पिटल ओनर्स थे या फिजिशियंस थे या सर्जन थे, सब ने जो इतना क्राइसिस देखा, तो हमें क्या प्रिपेयर रहना चाहिए सो दैट अल्टीमेटली 3rd वेव अगर आनी है तो हमें पहले से बचा लें? ये एक सवाल काफी लोग बोल रहे हैं कि 3rd वेव आएगा और बच्चों को ज्यादा इन्फेक्ट करेगा। क्या ये वेव किसी ने एक्सपेक्ट करा था? किसी ने भी करा था? नहीं करा था। तो वहां आपकी जो है वो भविष्यवाणी का क्या हुआ? नहीं कर पाए ना, आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अब ये आया तो आप कह रहे हो, कैसे, किस बेसिस पे आप कह रहे हो 3rd वेव? जैसे अर्थक्वेक को होता है, there is no solid evidence to have any predictive methods for earthquake। Similarly, there is no solid evidence to say that there will be a 3rd wave। No one knows। No one knows whether the 3rd wave will affect। ये दहशत फैला हुआ सब जगह, बच्चों में ज्यादा होगा अब तो। अरे कहां से पता तुमको कैसा म्यूटेंट आने वाला है? कैसे कह दिया तुमने बच्चों में ज्यादा होगा? कैसे कह दिया उसकी कंटेजनस इतनी होगी? कैसे कह दिया तुमने? तुक्का लगा रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हो? क्या वो आप जो एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं क्या? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है क्या ये? नो, वी डोंट नो। द ट्रुथ इज वी डोंट नो। Exactly। बट
science tells us that our preparedness has to be for the worst. True. तो एक मेरे जज friend है, well wisher है, he's no more again. He died of COVID. He was sessions judge, but he respected me a lot because his wife had a cardiac arrest and she was having paralysis for tuberculosis and I was to operate her for decompressing the spine. सब तैयार था, हाई रिस्क पेशेंट थी, बुजुर्ग थी, 78 साल की थी, सब तैयारी कर दी थी ऑपरेशन के लिए, पोजीशन कर दी एनेस्थीसिया का, जैसे ही ट्यूब डाला कार्डियक अरेस्ट हो गया. मैंने क्लीन भी नहीं करा था, अरेस्ट हो गया. अरेस्ट होने के बाद रिवाइव हो गई. तो मैंने पूछा एनेस्थेटिस्ट से कि भाई रिस्क है, पैरालाइज्ड है और क्या हम सर्जरी करें या रुक जाए. नहीं मैं नहीं रेकमेंड करूंगी, एनेस्थीसिया वाले ने कहा. ये ऑलरेडी अरेस्टेड है. मैंने कहा ट्यूब डल गया है, पेशेंट पैरालाइज्ड है, अब अगले आधे घंटे को ऑलरेडी पैरालिसिस दे दिया आपने, तो अब क्या दिक्कत है. रिलेटिव से पूछ लो आप, जैसे अगर वो कहते हैं रिस्क लेने को तैयार है. तो मैं जज के पास, मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे ऐसे हुआ है, हादसा हो गया है, आप जैसे कहते हैं हम करेंगे. देखा मेरी तरफ, डॉक्टर साहब, She was your mother. you prepare for the worst but hope for the best. So we hope for the best, that there is no third, fourth, fifth wave, but prepare for a wave that is worse than this wave. That is our answer. So we have to make sure our supply chain logistics are good. We have to make sure that bed positioning and recruitment of beds are good. We have to make sure that our staff training is good. We have to make sure our adequacy. Weak chain कहाँ पे है? आप वेंटिलेटर जितने मर्जी डोनेट करा दो, लेकिन स्टाफ नहीं है आपके पास वेंटिलेटर चलाने के लिए, ऑक्सीजन लाइंस नहीं है आपको वेंटिलेटर चलाने के लिए, नहीं है. सच्ची बात यह है. तो ये प्रिपरेशन जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप पूरी तैयारी में नहीं है. So prepare for the worst, worse than this, but hope for the best. Sure. Absolutely. Supriya, go ahead. So Mr. Anush Mathur is asking, my son, after getting treated for COVID, developed reactive arthritis 2 days before the discharge. He was in hospital for 25 days and had acute pain in his knees and joint. He's at home from last 7 days, but still has so much pain and is unable to walk. What's your advice and how much time normally takes with COVID reactive arthritis? We don't know enough to answer this question. Probably they will need anti-inflammatory, and maybe if it is lasting more than 3 months, then we'll have to consider disease-modifying drugs to tackle that, just like any arthritis. जैसे डेंगू में हुआ था, जैसे आपका दूसरा जो है Shimoga disease, Caesarean disease, all these viral diseases, you can have arthritis. Chikungunya hai, sab mein arthritis is a feature. So 10% of these people may have long-term arthritis. They may need disease-modifying drugs. Special drugs hoti hain, to rheumatologist guide kar denge. So you need to seek the help of a rheumatologist. I don't have a one-point answer for this. Black fungus, one of the symptoms is pain on the side and toothache, and I'm getting that pain in my Headache. tooth. Toothache is mostly like because of dental caries, not so much of black fungus. So, but get an evaluation done. If you have a doubt and if you're a risk person, then get evaluation done, that's all. Is there any connection between vaccination and getting the symptoms? Is there some literature during the rounds? Yes. Some people have the same symptoms as the disease soon after vaccination. Some of them have rashes, some of them have body aches, some of them have sore throat, some of those symptoms are there. But they are self-limited, they don't last more than 3 days. Many people have got the disease after vaccination. That is not because they got it from the disease from the vaccine. It is because they went to a vaccine center. You take the history, they'll tell you, वो पिछले हफ्ते गया था मैं, वहां भीड़ थी, you got infected from someone at the vaccination center. वहां भी मास्क मत छोड़िएगा, वहां भी सैनिटाइजेशन करिएगा, वहां भी डिस्टेंसिंग करिएगा. अब जो लाइन देखते हैं ना वैक्सीन सेंटर में, टीवी में जो आते हैं, आप देख लो, कहाँ डिस्टेंसिंग है, कुछ नहीं है.
आधों के मास्क नाक से नीचे होती है, वहां तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, not because of vaccine, but because you're exposed there. And that won't happen on the second day, it will happen on the 5th day, 6th day. Sir, what is the possibility of getting a second attack of COVID? Does the mild first attack predispose one to a second attack? It doesn't make you vulnerable to a second attack, but you can still have a second attack. But usually the second attack is more than 4 months down the line, not before that. 4 महीने के बाद होता है, 5 महीने के बाद होता है, उससे पहले नहीं होता. By and large, rule of thumb रख रहे हैं कि 6 महीने तक के लिए definitely protection है of some degree. Sir, what is your view on vaccine? Dr. Shekhar Agarwal, Dr. KK Agarwal both had 2 doses, but unfortunately passed away. So Mr. Mohit wants to know about it. What does the company say about efficacy of the vaccine? Covishield, 70%. And what is the efficacy of Covaxin? Somewhere about 80% or so. What is that of Pfizer? Moderna, 90%. Is it 100%? It is not. There is a 10% breakaway. There is a 30% breakaway. 30% बहुत होता है. 30% लोगों में बीमारी अलग despite vaccination हो सकता है. और वो भी आपकी बीमारी the outcome depends on how early you picked up the symptom. Absolutely. And how early you tackled that symptom. Absolutely. इसमें सुप्रिया मैं इस रीइंफोर्स ये करूंगा, डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं कि SMS जो बेसिकली सैनिटेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंस, इसका तो ध्यान रखना ही रखना है. जो अगर वैक्सीन आपको मौका मिलता है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं, पहली डोज और दूसरी डोज, और उससे डेफिनेटली चांसेस हैं, एज ही हैज राइटली पुट, चांसेस हैं कि सीवियर डिजीज नहीं होगी, मॉडरेट डिजीज नहीं होगी, शायद सिंपल डिजीज होगी, माइल्ड डिजीज होगी और उसी में निकल जाएंगे. पर ज्यादातर लोग अभी भी घबराए हुए हैं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं होंगे, कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी, वो एनालिसिस पैरालिसिस करते रहते हैं. तो मुझे लगता है कि ये इस वेबिनार से हम इस मैसेज को भी डेफिनेटली देना चाहेंगे कि जो भी वैक्सीन आपको मिल रही है, चाहे कोवैक्सीन है, चाहे कोविशील्ड है, चाहे स्पुतनिक है या कोई भी है, प्लीज गो अहेड, गेट दी वैक्सीनेशन डन, सो दैट आपको अगर मान लो खुदा ना भी करे, खुदा करे भी सही, अगर बीमारी होगी भी सही तो माइल्ड बीमारी से ही निकल जाए, रादर देन मॉडरेट या सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन या वेंटिलेशन की जरूरत पड़े. तो प्लीज गेट वैक्सीनेशन. So SMS and vaccination, they are the only things which can prevent the disease. So what will be the best combination of mask for the healthcare workers? Healthcare workers N95. N95 workers and N95. N95. I don't recommend anything else. Exactly, but I would put it this way कि N95 plus surgical mask, जो आप अभी दिखा रहे थे surgical mask, क्योंकि जब मास्क लगाते हैं हम तो उसमें अगर सारे क्रीवाइसेस नहीं ब्लॉक होंगे और कुछ क्रीवाइसेस रह जाएंगे, वो भी एक डेंजरस हो सकता है. तो इट इज डबल मास्क हैज टू बी डन. Sir, why does the hospital not discharge till the patient is RT-PCR negative? That's a flawed argument. Should be changed. It's a flawed policy. Mr. SK wants to know that elderly people, 80-year-old, are still recovering, but the daughters who were aged 40 and 50 are passing away. How does one decipher this? At what time did they get to seek help? But that is what makes a difference. Sure. And the genetics also. Right, sir. If it is the same gene pool, then at what time they sought help? The younger may have waited longer to go to the hospital. Elder may have been taken earlier. So according to you, the timeline is of utmost importance. Absolutely. When do you intervene? Absolutely. Sir, we want to know what is the recommended dose of anticoagulants and for how long one should be taking it? I answered that the dose for factor 10 inhibitors are you give 2.5 or 5 milligram, depending on body build or whatever. If it is a BMI 30 plus or BMI definitely over 25, you would probably give 5 milligram. And the others you give 2.5 milligram twice a day.
सुप्रिया, इसका आंसर मैं ये कहूंगा कि प्लीज डू नॉट गो I इनटू don't want to go to a prescriptive phase, but I don't want that. I don't want self-medication. एग्जैक्टली। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि इसमें हमें खुद का अपना भी इलाज नहीं करना और अपने आप को नहीं बनाना। ये एक बार ट्रस्ट कायम करो फिजिशियन के ऊपर, पहले चूज करो कि यस ही इज द राइट फिजिशियन। जब उसके ऊपर ट्रस्ट हो, फिर उसके बाद क्वेश्चन मत करो कि हाँ ये इतनी डोज में होना चाहिए था, इतनी डोज में नहीं होना चाहिए था, उससे यू विल स्पॉइल द गेम। माय ऑनेस्ट फीलिंग इज टू बी ट्रस्टेड is a greater compliment than being loved. So please trust your doctors and let them decide what is best for you rather than you making changes here and there and ultimately spoiling the issue. So I'm एक taking the क्वेश्चन था कि कितने दिन वैक्सीनेशन कर, कितने दिन के बाद इन्फेक्शन के कितने दिन बाद वैक्सीनेशन कर सकते हैं, एक सवाल आया था, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। The theoretical answer is you have different types of immunoglobulins जो बनते हैं, IgM, IgG। IgM acute फेज में बनते हैं, IgG लेट फेज में बनते हैं, 2-3 हफ्ते के बाद IgG बढ़ते हैं। तो जो acute वायरस को खत्म करने वाली एंटीबॉडीज होती हैं IgM होती है। तो अगर आपको इन्फेक्शन हुआ और 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप उसको वैक्सीन लेते हैं तो क्या होगा? वैक्सीन क्या है? उसमें वो स्पाइक प्रोटीन वाली एक वायरस का एक पार्टिकल है ऑन सम कैरियर, या डेड वायरस है विद दैट स्पाइक प्रोटीन इंटैक्ट, है ना? तो वो क्या करेगी, आपकी IgM रिकॉग्नाइज कर लेगी ये गड़बड़ है, ये फॉरेनर है, उसको खत्म कर देगी, एंटीबॉडी बनने से रोकेगी। तो पहले 2-3 हफ्ते में अगर लोगे तो आपकी वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगी। इसलिए टेक्निकली आप 2-3 हफ्ते रुक जाइएगा, उसके बाद ही लीजिएगा। लेकिन सरकार की तरफ से वो आपको बोलेंगे 40 दिन के बाद। क्यों बोलते हैं? वैक्सीन है ही नहीं उनके पास सफिशिएंट नंबर में, बाहर के मुल्कों में भी और यहाँ भी। अब क्या कहा उन्होंने, अब जो है 3 महीने के बाद ले सकते, उससे पहले नहीं, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है। Mr. Vikas Anand, do you want that we should carry on asking questions? Yeah, I would like to. Sir has given the answer. No, basically, you want that we should finish off, or we should carry on? No, all depends on sir's availability. Only catch is my mother is peeping in between, so I need to take care of her. Sure. Probably wanting something, huh? Sure. So last question, Supriya. So this is the last question, that I'm suffering from COVID, and after that there is so much weaknesses in last 2 days. I found bleeding coming through my stool and I am getting worried, and they are saying that's probably because of medicine. So please suggest. No, if you are having problems of bleeding and all, that has to do with the anticoagulant, वो physician के पास जाके उसका dose adjust कर सकते हैं। कुछ में पेटिकल हेमरेजेस होती हैं, डोज कम करना पड़ता है, तो वो इंडिविजुअल, दैट इज व्हाई फिजिशियन इज इंपॉर्टेंट, नॉट सेल्फ मेडिकेशन, तो वो लेना पड़ेगा। वीकनेस इज वेरी कॉमन फॉर एटलीस्ट अ मंथ। वीकनेस इज आल्सो बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लंग्स। ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लंग्स जो है अगर ज्यादा है तो आप हांफने लगोगे। सर मैं किचन तक जाता हूँ, हांफने लग जाती हूँ। सर मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकती, नॉर्मल है। तो क्या करोगे? इंटेंसिव लंग फिजियोथेरेपी। इंटेंसिव, तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आप जाओगे, प्राइवेट हॉस्पिटल जाओगे, आपको कहेंगे इंस्पिरेशनल स्पायरोमीटर लेना होगा आपको। वो पाइप्स होते हैं जिनमें बॉल्स लगे होते हैं, एक में थोड़ा सा करोगे तो एक उठेगा, फिर दूसरा उठेगा, फिर तीसरा उठेगा, हाँ अच्छा चल रहा है। मैं गरीब मरीजों से काफी डील करता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, गुब्बारा खरीद लीजिएगा 10 रुपए का, और उनको हर तीसरे घंटे दूसरे घंटे फुलाइएगा। सबसे आसान है। लंबे लंबे सांस लेने का एक्सरसाइज करिएगा, दैट इज ऑल दैट इज। Vikas, you want to sum up? Vikas Anand? Thank you very much, sir. It was really very informative. I would ask Mr. Vikas to take over and give his vote of thanks to both the panelists. No, after that, after Vikas speaks, then I will thank Dr. Sir, it was an absolute brilliant talk, sir. इतना आपने clarity दिया है. You have so many relatives in the hospital, and there was always fill in the blanks कि ये क्यों हो रहा है ये, and because of those filling the blanks there used to be lots of anxiety and anxiousness. So thank you very much, sir. Those fill in the blanks have been cleared, and now you can understand the logical flow, how things are moving. So thank you very much, sir. Sir, मेरा एक question है. आजकल ना you have everyone in the country have lots of relatives in the hospital. एक guilt factor होता है because of the fear
we are not able to go to the hospital. This new variant is extremely infectious. So does double masking is sufficient protection from that? Because we have seen people talking about that they went for the hospital, they went out for the once only, and they have caught it. So those kind of guilt factors and lack of knowledge creates lots of havoc, and you are always indecisive whether I should go or not go, and it adds up to the guilty feeling. Yeah. Best is अगर ward में जा रहे हैं तो I would recommend that you take an N95. If you're meeting your patient, N95 mask is probably better than any other mask because the number of viruses in the environment is much higher. So for healthcare workers also the same thing. That is what is there. One thing I did not cover was the role of the other drugs. Remdesivir, tocilizumab, plasma therapy, and there is no hard evidence, कोई ठोस सबूत नहीं किसी के लिए भी. And ICMR का own research है कि plasma therapy से randomized control trial में उन्होंने ही देखा है कि placebo versus RCT कोई फर्क नहीं है. Vikas, you want to tell about SafeTree? Yeah. So first, Yeah, go ahead. so I wanted to, Okay, on sorry. the behalf of the SafeTree and the audience, sir, I would like to thank you and Dr. Bhatia for that. This webinar has given lots of information about this COVID-19. I'm sure this webinar will have cleared the doubts in a very simple and easy manner. And once again, I want to personally thank Dr. Matthew for sparing the time and joining us and solving audience queries. And I have no words, sir. It was extremely useful. And finally, my special thanks to Dr. Praveen Bhatia for collaborating with us, guiding us to organize these series of medical webinars. And finally, I would say, friends, in addition to the things, sir, both the experts told us, it's also very important that we have a financial protection. Whenever you go to hospital, there are so many expenses, and it's better that we all become smart. We look for aspects which can protect us financially. And in this regard, the beautiful product we have is health insurance. So I would strongly recommend all of you to have sufficient amount of health insurance. अगर आपको doubt हो रहा है कौन सी company का लेना है और या कितना लेना है, on our website, there is a tool which you can automatically use it. Our website is www.safetree.in, SAFETREE.in. जिसमें you can provide basic details of yourself, and in less than 30 seconds, we'll tell you which is the minimum sum insured you need to have. So friends, be smart. Very important is, आजकल I have seen many people going to the hospital and the treatment continues forever. So, and I'll tell you one more statistics. 40% of the people who are getting admitted into hospital for COVID or otherwise, they don't have insurance, and they have to sell their assets to meet the expenses of hospitalization. So that's why I always tell my friends, relatives, and our customers, be smart, be better prepared to meet this unfortunate problem that may happen. So with that, over to Dr. Bhatia. Thank you, Mr. Vikas Anand. Thank you, Dr. Supriya Anand, for giving both of us, Dr. Matthew Varghese and myself, an opportunity to interact with so many people. And in the same breath, I would thank Dr. Varghese again and again. You taught us to remain humane, and you are still teaching us to become better human beings. I must appreciate the time, the effort, and plus you have done so much of research, and you have gone in with so much of passion about making us understand in an absolute simplified manner. Again, thanks a lot. God bless you. Great health. God bless your mother also. Great health. Please carry on doing the missionary job which you have been doing from 82 onwards and so many years to come. Thank you very much. God bless you. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir.